अध्याय 851 पुरानी यादें लौटना। दूसरे परिवार ने नेट और सिया दोनों का बहुत स्वागत किया, हालांकि वे इतनी देर रात अचानक पहुंच गए थे। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वे बाहरी थे, फिर भी उनका स्वागत हाथ हिलाकर और मुस्कुराकर किया गया। जैसे जैसे उन्हें महल के भीतरी इलाके से गुजारा जा रहा था, अंदर रहने वालों की नज़रें उन पर टिकती जा रही थीं। ये बहुत बढ़िया है, नेट ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसे संरक्षक से ज्यादा जो साथ चला आया हो, एक ऐसे नायक जैसा जिसने अभी अभी जनता के लिए खतरा बने एक बड़े राक्षस का वध किया हो। उफ, तुम तो बिल्कुल अनुमान लगाने लायक हो। तुम्हें पता है कि बेताब होने से तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। हम लड़कियां इस बात को भांप लेती हैं। तुम्हारा ज्यादा अच्छा होना तुम्हें बस चिपचिपा और गलत दिखाता है। सिया ने उसके व्यवहार पर टिप्पणी की। हालांकि नेट इस समय इतना खुश था कि सिया की बातों से उसका मूड खराब नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान बढ़ती जा रही थी। कई लड़कियां उसके पास आ चुकी थीं, उसे फूल दे चुकी थीं और कुछ ने तो उसके गालों पर चुंबन भी कर दिया था। अगर कुछ हुआ भी तो वे कुछ ज्यादा ही स्वागतशील थे, नेट को इसकी शिकायत नहीं थी। दरअसल वह तो अपने दोस्तों के लौटने पर उन्हें इस बारे में शेखी बघारने के लिए पहले से ही बेताब था। उन दोनों को पता था कि क्विन ने परिवार की दूसरी मुखिया के साथ किसी तरह का सौदा कर लिया है। उनके साथ हो रहे मौजूदा व्यवहार को देखते हुए उन्हें बस यही शक था कि क्विन आने वाले चुनाव में उसे वोट देने के लिए ऐसा कर रही होगी। इधर उधर देखते और गुजरते हुए सिया को कुछ चीजें नजर आने लगीं। शायद इसलिए क्योंकि वह अपने बगल में खड़े मूर्ख को अनदेखा कर रही थी, हालांकि असल में वही था जिसने उसे अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया था। नेट का रूप रंग पिशाचों से बिल्कुल अलग था। महल के भीतरी हिस्से में जहां तक देखा जा सकता था वहां बड़ी संख्या में महिलाएं रहती थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वहां कोई पुरुष नहीं है। सिया को सिर्फ लड़के दिखाई दे रहे थे, कोई भी 12 साल से बड़ा नहीं था। लैला ने कहा कि दूसरा नेता उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था, तो मुझे लगता है मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। सिया ने समझाने की कोशिश की। शायद सारे आदमी अंदर ही हैं। आखिरकार उन्हें नेता के सिंहासन कक्ष के दरवाजे के ठीक बाहर ले जाया गया। दस्तक ने उनके आगमन की सूचना दी और कुछ ही देर बाद दरवाजे खुले तो एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई, जिसने हमेशा की तरह अपनी बड़ी काली पोशाक पहनी हुई थी। तुम 10वें परिवार की सियाही हो, है ना? लगता है लड़के ने ये बताना ही भूल गया कि वो मुझे तुम जैसी प्यारी लड़की भेजेगा। सिंडी ने अपनी मेहमान की तारीफ की। लड़की के गाल तुरंत कुछ ज्यादा ही लाल हो गए, लेकिन इससे पहले कि वो छिप पाती, सिंडी ने उसके दोनों हाथ ऐसे पकड़ लिए मानो उसे अभी अभी कोई तोहफा मिला हो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सिया ने जल्दी से झुककर कहा। अंदर आइए, अंदर आइए। बैठिए, मैं आपके लिए ड्रिंक तैयार करती हूँ। मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ, उसके बाद हम आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। सिया सिंडी के खुलेपन से थोड़ा अभिभूत थी, लेकिन ये देखते हुए कि यह उसकी याददाश्त वापस पाने का एकमात्र मौका हो सकता है, वह बड़े दोहरे दरवाजे से अंदर चली गई। नेट उसके पीछे जाने ही वाला था कि अचानक उसके माथे पर एक उंगली पड़ने से वह रुक गया। मुझे माफ़ करना, लेकिन यह मेरी योग्यता से जुड़ा है जो थोड़ी खास है। आपको समझना चाहिए कि मैं नहीं चाहूँगी कि दूसरे लोग मेरे बारे में ज़्यादा जानें। इसके अलावा मुझे यकीन है कि आपकी महिला मित्र भी यही चाहेंगी कि कुछ बातें निजी ही रहें। सिंडी ने कहा। हालांकि उसका लहजा अच्छा था, लेकिन नेट को लगा कि यह कोई सुझाव नहीं बल्कि एक आदेश था। मुझे पता है कि उस लड़के ने तुम्हें अपना अंगरक्षक बनने के लिए कहा है, लेकिन मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। तुम बेझिझक बाहर इंतजार कर सकते हो या मेरे परिवार के किसी सदस्य से तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए कह सकते हो। आमतौर पर नेट ऐसी खूबसूरत महिला के आदेश का पालन करता, लेकिन जिस तरह से उसने कुछ सेकंड पहले उसकी ओर देखा था, वह अपने शरीर में एक अजीब सी सिहरन महसूस कर सकता था। मुझे माफ़ करना, लेकिन क्विन ने मुझसे कहा था कि मुझे हर समय सिया का ध्यान रखना है और मैं यही करने आया हूँ। या तो मैं उसके साथ अंदर चला जाऊंगा या फिर हम दोनों चले जाएंगे। नेट अपनी बात पर अड़ा रहा। उसके माथे पर रखी उंगली एक झटके में बदल गई और वह कमरे में उछलकर जमीन पर फिसलता हुआ चला गया। आखिरकार उसने अपने पैर जमाए और खून की धार बहते हुए अपना सिर रगड़ने लगा। ये सब एक झटके में, ये नेता कोई मजाक नहीं है, नेट ने सोचा। अब तुम लड़की के लिए फैसला मत करो, तुम्हें उसे फैसला लेने देना चाहिए, है ना? सिंडी ने उसे डांटा और सिया की तरफ देखा जो पहले से ही कमरे के अंदर थी। सिया ने नेट की तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी आंखें उसे असहमत होने और अपनी तरफ आने के लिए कह रही हों, उसे साथ में ये जगह छोड़ने के लिए कह रही हों, लेकिन सिया अपनी यादों के बारे में सोचती रही। उसने उन्हें वापस पाने के लिए बहुत कुछ किया था और अब वह अपने लक्ष्य के बहुत करीब थी। अब वह पीछे नहीं मुड़ सकती थी। मुझे खेद है नेट, लेकिन मुझे जानना है। नेट ने जो आखिरी चीज़ देखी वह ये थी कि सिंडी ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि सिया सिंहासन कक्ष में आगे बढ़ती रही। क्या मुझे क्विन को फ़ोन करना चाहिए? नहीं, मैं यहीं रहूंगा और अपनी परछाई को सक्रिय रखूंगा।
मैं उसे संदेह का लाभ दूंगा और आधे घंटे में फिर से अंदर जाने की कोशिश करूंगा। अगर वे जवाब नहीं देते या बाहर नहीं आते तो मैं कुछ करूंगा। नेट ने फैसला किया। वह दीवार की तरफ पीठ करके खड़ा था, उम्मीद कर रहा था कि अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे सुन सके। दूसरे परिवार का सिंहासन कक्ष अनोखा था, क्योंकि उनके दोनों ओर ढेरों बिस्तर बिछे हुए थे और सिंहासन सबसे पीछे था। वह किसी अस्पताल जैसा लग रहा था, किसी और चीज से ज्यादा। सिया को सिंहासन के बगल में सबसे पीछे वाले बिस्तर पर लेटने के लिए कहा गया, जबकि सिंडी खड़ी रही। उस लड़के ने मुझे बताया कि तुम्हारी यादें मिटा दी गई हैं और तुम उन्हें वापस पाना चाहती हो। अब मैं तुम्हारा पक्ष सुनना चाहती हूँ। क्या उसने जो कहा वह सच है? सिंडी ने पूछा। हाँ, हालांकि उसी ने उन्हें मिटाया था। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मैं कौन थी उनसे मिलने से पहले। उनसे मिलने से पहले, सिया ने धीमी आवाज में जवाब दिया। दिलचस्प बात है, मैंने उसे जवान लड़कियों को परेशान करने वाला नहीं समझा था। मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे इस बात की बहुत उत्सुकता है कि आखिर उसने तुम्हारी यादें क्यों मिटा दीं। लेकिन पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। सिंडी पूछती रही कि उसकी उम्र कितनी है, उसकी यादें कब मिटाई गईं और घटना से पहले की क्या क्या बातें उसे याद हैं। इतनी सारी जानकारी के आधार पर वह समझ सकती थी कि वह मदद कर सकती है या नहीं। साथ ही उसने एक छोटी सी, उंगली जितनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर जो कुछ हो रहा था उसे रिकॉर्ड करने का फैसला किया। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? सिया ने आंखों में आंसू भरकर पूछा। उसने सिंडी की तरफ ऐसे देखा जैसे ये सब काम ना आया हो, फिर उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी यादें वापस पाने की कोशिश नहीं करेगी। अब से वो बस अपनी मौजूदा जिंदगी जिएगी और बीती बातों को भूल जाएगी। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, सिंडी ने जवाब दिया और उस बेचारी लड़की को एक रुमाल दिया। बुरी खबर की आशंका से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? मुझे सचमुच याद रहेगा कि मैं कौन थी? उसके गालों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसकी यात्रा समाप्त हो गई है। हालांकि इसमें एक पेच है। मैं आपकी यादें वापस इसलिए ला सकता हूं क्योंकि मैं आपके दिमाग को उस समय में वापस ले जाऊंगा जब वे छीन ली गई थीं। आप अपनी यादें खोने से लगभग एक दिन पहले के समय में वापस आ जाएंगे। दूसरे शब्दों में, उसके बाद आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब चला जाएगा, उन्हें हटाए जाने से एक दिन पहले। इसे और स्पष्ट रूप से कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ। तो क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आप ये सब करना चाहते हैं? जब उससे ये सवाल पूछा गया तो सिया सोचने लगी कि क्या कोई यादें संजोने लायक हैं, और उसे बस लैला के साथ बिताया गया समय याद आ रहा था, लेकिन वह बहुत छोटा था। उसकी सारी यादें मिलकर सिर्फ एक साल ही बनती थीं। उसके मन में अपनी पुरानी यादें वापस पाना उस एक साल को भूलने के लायक था। ये देखकर सिंडी ने अपनी बनाई हुई वीडियो रिकॉर्डिंग निकाली। मैंने अभी अभी आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं जो आपने मुझे अपने बारे में बताई थीं। जब आप वापस आएंगी तो मैं आपको ये सब सुना दूंगी। मैं ये करूंगी, मुझे करना ही होगा। सिया ने ये जानकारी पाकर सिर हिलाया। सिंडी ने तुरंत काम शुरू कर दिया और अपने दोनों हाथ सिया के सिर पर रख दिए। कुछ ही सेकंड बाद उसकी हथेलियों से ऊर्जा रिसने लगी और सिया की आंखें सफ़ेद पड़ने लगीं, क्योंकि उसका दिमाग उलट रहा था। इसमें कोई दर्द नहीं हुआ और यह प्रक्रिया केवल कुछ सेकंड में पूरी हो गई। अंततः जब सिंडी के हाथ सिया के सिर से हटे तो वह एक बार फिर स्पष्ट रूप से देख सकी, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कौन था। शांत हो जाओ डार्लिंग, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। तुम इस समय बहुत उलझन में हो, इसलिए अपनी घबराहट दूर करने के लिए थोड़ा सा पे ले लो। सिंडी ने उसे गहरे लाल रंग के तरल से भरा एक कप दिया। सबसे पहले तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि तुम्हारी यादें पुरानी हो चुकी हैं। एक साल पहले किसी ने तुम्हारी यादें मिटा दी थीं और तुम्हारे एक खास व्यक्ति ने मुझे उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश करने को कहा था। बदकिस्मती से मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। हालांकि मैं तुम्हारी यादें वापस लाने की तुम्हारी इच्छा पूरी करने में कामयाब रही, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद जो कुछ भी हुआ वह अब चला गया है। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं यही कर सकती थी। सिया ने कमरे में इधर उधर देखा कि वह कहाँ है। उसे याद आया कि वह आखिरी जगह इंटर टूर्नामेंट में थी जहां उसे लैला पर नज़र रखने के लिए कहा गया था, और उसे बताया गया था कि क्विन और बाकी लोग उसके लिए खतरा हैं। हालांकि इस समय वह अपने सिर के ऊपरी हिस्से को पकड़े हुए थी और बुरी तरह आंखें सिकुड़ रही थी। उसे भयंकर सिर दर्द हो रहा था। क्या हुआ? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मेरी क्षमता का उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव या चोट नहीं पड़नी चाहिए जिस पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिया कराह उठी। अभी अभी मैंने एक दृश्य देखा। मुझे अभी तक नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन किसी वजह से मैंने तुम्हें उस दृश्य में देखा। मैंने क्विन को तुम्हें मारते देखा, उसने अचानक कहा, स्थिति पर ज्यादा ध्यान दिए बिना। सिंडी ने वह कप गिरा दिया जो उसने सिया को दिया था। बंशी की भविष्यवाणी के अनुसार लड़का मुझे मार देगा।
सिंडी को थोड़ा शांत होने में थोड़ा समय लगा, फिर उसने सिया से पूछा कि उसके स्वप्न में वास्तव में क्या हुआ था। सौभाग्य से बंशी का स्वप्न केवल संभावित भविष्यों में से एक था, इसलिए ऐसा नहीं था कि वह पत्थर की लकीर हो। फिर भी सिंडी को यह जानने की जरूरत थी कि उसके भविष्य के किसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। वह पिछली बार से अधिक शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन उसके जैसे लड़के में मुझे मारने की इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? सिंडी ने सोचा। मुझे यकीन है कि आप समझ रहे होंगे कि आपकी दृष्टि मुझे आपकी बात सुनकर थोड़ी परेशान कर रही है। क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? एक छोटी सी बात भी मुझे ऐसी स्थिति से बचा सकती है। उसने मुस्कुराते हुए पूछा। बस पहले के विपरीत इस बार वह अपनी हल्की सी चिंता छिपाने के लिए मजबूर थी। जाहिर है, बस वो नज़ारा बहुत ही कम समय का था। मैंने क्विन को देखा, उसके हाथ खून से लथपथ थे। वो खुद भी बुरी तरह घायल था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी घिनौनी लड़ाई लड़ी हो, जहां एक गलत कदम जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। उसके नीचे तुम्हारा शरीर था, खून से लथपथ। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं देखा। मुझे माफ़ करना। सिया ने माफ़ी मांगी। खुशकिस्मती से उसके सिर का दर्द उतनी ही जल्दी कम हो गया था जितनी जल्दी दिखाई दिया था। ये सुनकर सिंडी ने सहजता से अपने हाथ पीछे कर लिए। साथ ही उसने वह रिकॉर्डिंग डिवाइस जिसने सिया की पिछली यादें रिकॉर्ड की थीं, उसकी ड्रेस को कमर से बांधने वाले बैंड के अंदर रख दिया। अब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ कैसे पहुँची? क्या हम वापस? उसने कई बार अपना सिर घुमाया, लेकिन फिर भी पूछने का फैसला किया। शुद्ध, सिया फुसफुसाए। ये सुनकर सिंडी को एक विचार सूझा। उसकी यादें वापस लाने से पहले सिंडी ने सिया से वह सब कुछ कहलवाया जो दूसरों ने उसके पूर्व स्वरूप के बारे में बताया था, और यह भी कि क्विन द्वारा उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ करने का कथित कारण क्या था। अब उस जानकारी से लैस होकर परिवार की दूसरी नेता ने सिया को सब कुछ बता दिया, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि कहानी को एक अंधकार में मोड़ दे दिया जाए, जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को वास्तविकता से कहीं अधिक बुरा दिखाया जाए। अंत में आपकी यादें मिटाने के बाद उसने आपको बदलने का फैसला किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप उसके प्रति वफादार रहें। उसने आपको वही बनाने का फैसला किया जो वह था। लैला के साथ भी यही हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि वह आपके दूसरे स्वर द्वारा बताई गई बातों के आधार पर उससे काफ़ी लगाव रखने लगी है। वह दूसरा आप जो उसे बचाना चाहता था, उसे उसकी गलतियां दिखाना चाहता था। वह दूसरा आप जिसने मुझे बताया था कि आपको लग रहा था कि प्यो से ऐसा करना आपका मिशन रहा होगा। ये सब सुनना, विशेष रूप से यह कि वे अब कहाँ हैं और पिशाच में बदल जाने वाला हिस्सा, चौंकाने वाला था, लेकिन वह बता सकती थी कि उसका शरीर अलग था। ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि यह उसका अपना है, जैसे वह अब खुद नहीं रही। मेरा मिशन क्या लैला की देखभाल करना था? शायद इसीलिए मैं उसके साथ रहने के लिए इतनी दूर तक गई। मुझे इसे पूरा करके किसी तरह लूसी के पास लौटना ही होगा। सिया ने सोचा और खाली जगहों को भरने की कोशिश की। बेशक कुछ विवरण ऐसे थे जो डिवाइस पर रिकॉर्ड भी नहीं किए गए थे, इसलिए वह इस बात से अनजान थी कि क्विन या प्यो के साथ वास्तव में क्या हुआ था। क्विन, तुम हम दोनों को कैसे बदल सकते हो? तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? क्या तुम और क्विन एक ही पक्ष में नहीं हो? मेरा मतलब है कि तुम दोनों ही पिशाच हो। सिया ने उस औरत से पूछा। ओह, कितना सीधे मुद्दे पर आ रहा है, मुझे अच्छा लगा। खैर, तुम सही कह रही हो कि हम दोनों पिशाच हैं, और कम से कम फिलहाल तो हमें एक ही तरफ होना चाहिए। हालांकि क्विन असल में एक इंसान है और मैं उस पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम पर एक एहसान करके बदले में मेरी मदद कर सकोगी। हालांकि तुम्हारा दूसरा रूप मेरे अनुरोध पर सहमत हो गया था, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करना उचित नहीं होगा जो तुम्हें याद भी न हो। सिंडी ने अपने सामने बैठी लड़की के सिर पर हल्के से थपथपाते हुए समझाया। जाहिर है, अब जब मैंने तुम्हारी बात सुन ली है तो ये कहना सही होगा कि अब मुझे उस पर पहले जितना भरोसा नहीं रहा। इसलिए मुझे अपनी वर्तमान तुमसे पूछने की इजाज़त दो, क्या तुम मेरे लिए उस पर नज़र रखने को तैयार हो? सिंडी को इसमें कोई शक नहीं था कि क्विन उसे वोट देगा, क्योंकि वह लड़का दूसरों को आसानी से परेशान नहीं करता था। इसके अलावा ब्रायस के प्रति उसकी नफरत यह सुनिश्चित कर देगी कि वे कम से कम कुछ समय के लिए एक ही पक्ष में रहेंगे। फिलहाल वह सिया से कुछ खास नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन सिया का उसकी आंखों और कानों की तरह काम करना कई कारणों से मददगार साबित हो सकता था। सबसे बढ़कर ये पता लगाने में कि उस दृश्य की घटनाएं किस वजह से हुईं। वह उसे मारने का प्रयास क्यों करेगा? सिंहासन कक्ष में प्रवेश करने के लगभग 25 मिनट बाद सिया बाहर आए और उसके पीछे के दरवाजे जल्दी से बंद कर दिए गए, जिससे नेट को सिंडी को दोबारा देखने से रोका जा सका। अरे, क्या तुम ठीक हो? उसने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ अजीब तो नहीं किया? नेट ने पूछा। उसने चारों ओर देखा कि कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है, लेकिन ये भी ध्यान रखा कि उसे छुए नहीं। चले जाओ, सिया ने नेट का हाथ झटकते हुए कहा। चलो, मुझे वापस क्विन के पास ले चलो। हालांकि नेट को सिया का व्यवहार पसंद नहीं आया,
लेकिन नेता से निपटने के बाद उसे लगा कि दोनों के बीच ज़रूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे सिया परेशान हो रही होगी। इसलिए उसने इसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया और वे दोनों महल से चले गए। असल में सिया को नेट का नाम भी याद नहीं था। सिंडी ने शुरू में तो नेट का नाम जानने की जहमत ही नहीं उठाई थी, इसलिए उसने सिया को बस इतना बताया था कि क्विन के परिवार का कोई सदस्य पहले से ही इंतजार कर रहा है। फिलहाल सिया ने इस तथ्य को गुप्त रखने का फैसला किया है कि पिछले 1 साल की उसकी यादें खो गई हैं। वे दोनों बाहर इंतजार करते रहे और अंततः क्विन उन्हें लेने आया। जब वह अपनी परछाई से बाहर आया तो उसने कुछ क्षणों के लिए सिया को अजीब नज़रों से देखा। क्या तुम्हारी यादें वापस आ गई हैं? क्या तुम्हें सब कुछ फिर से याद आ रहा है, वो सब कुछ जो तुम जानना चाहते थे? क्विन ने पूछा। उसे थोड़ा संदेह था कि उसे किस नतीजे की उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल, सिया ने खुशी से सिर हिलाया। सिंडी ने बहुत अच्छा काम किया। शुक्रिया क्विन, मेरी याददाश्त वापस लाने में मदद करने के लिए। बिना समय गंवाए क्विन ने अपनी छाया यात्रा का सहारा लिया और 10वें महल की ओर वापस चल पड़ा। उन तीनों के बीच यात्रा खामोश थी। हर किसी के मन में बहुत कुछ चल रहा था। क्विन अभी भी इस दुविधा में था कि मुका पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन अगर उसे उस पर भरोसा नहीं भी था तो उसे ब्रायस पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ये भी पूरी संभावना थी कि पहले महल के अंदर कुछ ऐसा होगा जो इस उलझी हुई उलझन पर और रोशनी डालेगा। फिर भी प्रथम परिवार में घुसपैठ करने का निर्णय उसने स्वयं लिया होगा, मुका ने नहीं। जब वे आखिरकार लौटे तो क्विन ने महल के दरवाजे के सामने कुछ पड़ा देखा। वह काले रंग का था और किसी मरे हुए जानवर जैसा लग रहा था। अपनी परछाई से बाहर आकर क्विन तेजी से उसके पास गया। यह क्या है? नेट ने पूछा। क्या यह मरा हुआ चमगादड़ है? इसे सीधे छूना न चाहते हुए क्विन ने अंततः अपने पैर का उपयोग करके इसे हल्के से पलट दिया, जिससे एक बड़ी नाक दिखाई दी जिसके चारों ओर एक छल्ला बना हुआ था। ये हैम है, क्विन उत्साह से चिल्लाया। वह नीचे गया और उसे तुरंत जमीन से उठा लिया। ये फैक्स का परिचित है, लेकिन वह वहाँ क्या कर रहा है? क्या फैक्स वापस आ गया? हैम को उठाते समय क्विन ने देखा कि वह बहुत गर्म था और साथ ही पसीने से लथपथ था, बेहोश था और उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। एक परिचित की ऊर्जा इंसान या पिशाच की ऊर्जा से अलग होती है। क्यूई का इस्तेमाल भी उसे जगाने में कामयाब नहीं होता। क्विन बस उसे किसी सुरक्षित जगह पर रख सकता था और उम्मीद कर सकता था कि वह जल्द ही जाग जाएगा, उम्मीद है कि कुछ जवाब लेकर। अंदर जाकर उसने पॉल से फैक्स के बारे में कोई खबर पूछी। एक बार फिर, जबकि कोई सीधी खबर नहीं थी, वैम्पायर नाइट को लियो और सिल्वर से एक अपडेट मिला और वे दोनों महल की ओर वापस जा रहे थे। हैम को एक बिस्तर पर लिटा दिया गया और उस पर निगरानी रखी गई तथा सख्त आदेश दिया गया कि जैसे ही कुछ घटित हो, क्वीन को तुरंत सूचित किया जाए, चाहे वह कोई भी समय हो। हालांकि अभी उसे ऐसा लग रहा था कि वह कुछ नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वह पॉल और सिल्वर से समाचार आने का या हैम से समाचार आने का इंतजार करे। जब तक हैम जिंदा है, मुझे यकीन है कि फैक्स भी जिंदा होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे तुम कहीं भी हो। अंततः लियो और सिल्वर दोनों 10वें महल में पहुंच गए और उनके पास कुछ समाचार थे। क्वीन महल के रिसेप्शन पर पहुंची, प्रवेश द्वार पर लियो के आने का इंतजार कर रही थी। जब क्वीन ने लियो और सिल्वर को देखा तो दोनों पक्ष थोड़े उदास दिखे। क्वीन की तरह दोनों को भी उम्मीद थी कि शायद फैक्स दूसरी तरफ से मिल गया होगा। इसका मतलब यह था कि लियो ने उन्हें जो बड़ी खबर बताई थी वह कुछ और ही थी। मिलने के बाद वे एक छोटे से रिसेप्शन रूम में चले गए, जहां 2 बड़े सोफे और एक मेज रखी थी। यह एक ऐसा कमरा था जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता था, लेकिन बैठने के लिए कोई आरामदायक जगह ढूंढने या जगह जगह देखने के बजाय क्वीन बस ये जानने के लिए उत्सुक थी कि कौन सी जानकारी इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि वैम्पायर नाइट की जोड़ी अपनी खोज जारी रखने के बजाय वापस लौट आए। सिर्फ वे तीनों ही मौजूद थे, क्योंकि क्वीन बाकियों को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। अब तक महल में सबको पता चल चुका था कि फैक्स गायब हो गया है, इसलिए उन्हें अंदर ही रहने का सख्त आदेश दिया गया था। सिल्वर, मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे आज ही फैक्स के बारे में पता चला। मुझे यकीन था कि वह तुम्हारे और तुम्हारे पिता के साथ अपना समय बिता रहा होगा। यह मेरी गलती है कि मैंने पहले उसका हालचाल नहीं पूछा। क्विन ने बातचीत की शुरुआत माफ़ी मांगते हुए की, क्योंकि उसने खुद को पूरी तरह से दोषी माना। ली को भी अब पता चल गया है कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ है और उसने कहा है कि वह उसे ढूंढने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा है। मैं भी यही करने वाला हूँ। सिल्वर ने सिर हिलाया पर कुछ नहीं बोली, और इस खामोशी ने क्विन को और भी ज्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि जब कोई चुप होता था तो वो किसी और बात के बारे में सोच रहा होता था। साफ था कि वो चिंतित थी। पॉल ने कहा कि तुम दोनों को कुछ मिला है, क्या इससे हमें फैक्स को ढूंढने में मदद मिलेगी? ये संभव है, लियो ने उत्तर दिया, लेकिन हो सकता है कि इसे ठीक किया जा सके या नहीं। देखिए, जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि वह गायब हो गया है, हमने दोनों महलों के बीच उसकी खोज शुरू कर दी और रास्ते में हमें काज मिल गया।
ये नाम सुनकर उसके अंदर गुस्सा बढ़ने लगा और क्विन को लगा कि उसका अनुमान सही था कि ब्रायस ही इन सब के पीछे था। हमने उसे एक घर के पीछे वाली गली में फंसा हुआ पाया। उसे बुरी तरह पीटा गया था और उसका खून हर जगह फैला हुआ था। देखने से लग रहा था कि वह लगभग एक हफ्ते से ऐसी ही थी। जिस रास्ते से वह गई थी और जिस समय वह गायब हुई थी, वह भी फैक्स के गायब होने के समय से मेल खाता है। मुझे लगता है कि ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। कास को किसी ने पीटा, ये कैसे हो सकता है? वो तो ब्राइस की वैम्पायर नाइट है ना? भला किसके पास क्या करने की ताकत होगी? आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे यकीन है कि अब तुम खुश होगे कि तुम ब्राइस के महल में घुसने नहीं गए। धैर्य एक ऐसी चीज़ है जो इंसान बड़े होने पर सीखता है। विंसेंट ने दूसरे को चिढ़ाते हुए कहा, क्या ये सचमुच सही समय है कि मैंने तुमसे कहा था वाला भाषण दिया जाए? इसके अलावा मैंने अंत में तुम्हारी बात सुनी है न? क्विन ने गुस्से से जवाब दिया। तो फिर कास का क्या हुआ? क्या वह हमें ये बताने की हालत में है कि उसके साथ क्या हुआ? या आपको कुछ और मिला? क्विन ने पूछा। जब हमने उसे पाया तो वह बहुत कमज़ोर थी। किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए हमने सबसे पहले सिल्वर से उसे उसके जख्मों को ठीक करने के लिए पहले महल में वापस भेजने को कहा। मैंने जांच की कि क्या कोई रिपोर्ट आई है, लेकिन किसी कारण से ऐसा लगता है कि ब्रायस ने अभी तक अपने पहले वैम्पायर नाइट के साथ क्या हुआ है इसकी सूचना नहीं दी है। उसके चरित्र को देखते हुए वह खुद पता लगाने की कोशिश करेगा कि यह किसने किया। मैं कास से भी पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, लेकिन वह अभी तक महल से बाहर नहीं निकली है और मुझे उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम अभी भी फंसे हुए हैं और हमें नहीं पता कि फैक्स के साथ क्या हुआ। सिल्वर ने सिर झुकाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, क्विन मुस्कुराया। मैं आप लोगों को पहले से कुछ नहीं बताना चाहता था क्योंकि मेरे यहाँ का लीड कास से बेहतर हालत में नहीं है। फिर भी उसका होना साबित करता है कि फैक्स कम से कम जिंदा तो है और शायद उसे पता भी हो कि वह कहाँ है। एक ऊंची मंजिल पर चढ़कर वे महल के चिकित्सा कक्ष में पहुंचे। पिशाचों के बीच कोई उपचारक नहीं था, इसलिए दूसरे कमरों की तरह ये भी आमतौर पर खाली रहता था। सौभाग्य से पॉल के कई लोग प्राथमिक उपचार के अलावा इलाज करना भी जानते थे और वे उस समय अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैम पर नज़र रख रहे थे। क्विन ने लिंडा को पहले ही नज़र रखने के लिए कह दिया था क्योंकि वह कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता था अगर कोई फिर से उसके किसी आदमी पर हमला करने वाला हो। वह उड़ने वाला प्राणी है। लियो ने उसकी आभा पहचानते ही पुकारा। ये हैम है। सिल्वर चिल्लाए और आगे झुकी, लेकिन हैम की देखभाल कर रहे व्यक्ति ने उसे तुरंत रोक दिया। कहते हैं कि वह इस समय बहुत कमज़ोर है। मैंने उसे महल के ठीक बाहर लेटा हुआ पाया और वह पसीने से लथपथ था। मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत ऊर्जा खर्च की होगी। मुझे उम्मीद थी कि कुछ देर आराम करने के बाद वह जाग जाएगा, लेकिन वह अभी तक नहीं उठा है। सिल्वर ने हैम को देखने की अनुमति मांगी और कर्मियों द्वारा कुछ बातें समझाने के बाद सिल्वर ने उसे धीरे से छूकर उसकी जांच की और अंत में उसे वापस नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर पहले से अधिक चिंता दिखाई दे रही थी। क्विन ने सोचा था कि हैम को देखकर उसे अच्छा लगेगा, लेकिन किसी कारणवश अब वह और भी अधिक चिंतित लग रही थी। ये हैम की हालत की वजह से है, विंसेंट ने समझाया। याद रखना, हैम कोई जानवर या जीव नहीं बल्कि एक परिचित प्राणी है जो किसी दूसरी दुनिया का है। हालांकि तुम्हारे जैसे ताकतवर प्राणी इसी दुनिया में रह सकते हैं, लेकिन एक बार कोई समझौता कर लेने के बाद उनकी शक्ति उनके रचयिता से जुड़ जाती है। उसे चिंता है कि उसकी मौजूदा हालत दो वजहों से हो सकती है। हैम धीरे धीरे ठीक हो रहा है या फैक्स की हालत की वजह से उसकी हालत बिगड़ रही है, या फिर उसके बहुत दूर होने की वजह से। अगर उसकी हालत धीरे धीरे सुधर रही है तो इसका कारण बाद वाली बात होगी। तो क्या इसीलिए हम की या रक्त का उपयोग नहीं कर सकते? हील हैम, ऊर्जा परिचितों द्वारा उपयोग किया जाने वाला ऊर्जा अलग है, हमारे शरीर में कुछ जुड़ा हुआ है। सही। इस नई जानकारी के साथ क्विन कुछ कहना चाहता था। सिल्वर, हैम को जल्द ही जाग जाना चाहिए, वह पहले से बेहतर दिख रहा है। तो कम से कम हमें पता है कि फैक्स को चोट नहीं लगी है और उन्होंने उसे किसी कारण से पकड़ लिया है। हमें बस इंतजार करना होगा। समस्या ये थी कि क्या वे सचमुच इंतजार कर सकते थे? राजा के दफन का समारोह जल्द ही होने वाला था और वे उसे ज्यादा देर तक टाल नहीं सकते थे। वे तीनों कमरे से बाहर जाने ही वाले थे कि सिल्वर ने रुकने का अनुरोध किया। वह हैम के पास ही रहना चाहती थी, हालांकि उसे पता था कि वह कुछ नहीं कर सकती। बस वह चाहती थी कि जब हैम उठे तो वह सबसे पहले वहां पहुंचे। सिल्वर, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, बस थोड़ी नींद लेना याद रखना। जैसे ही हमें पता चलेगा कि फैक्स कहाँ है, हम उन सभी को सजा देंगे जो इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। क्विन ने कहा। उसे बुरा तो लगा, लेकिन सच कहूं तो क्विन और विंसेंट दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। कास पर हुए हमले के कारण कई लोग ब्रायस को संदिग्ध मानने से इनकार कर रहे थे, लेकिन क्विन को लगा कि उन सभी ने एक अहम बात को नज़रअंदाज कर दिया है। कास वहां पहले क्या कर रहा था? क्या वो फैक्स के साथ वहां थी?
अगर ऐसा था तो दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? जहाज पर वापस आकर उसने काज की प्रतिक्रिया की झलकियां देखी थीं जब वह अपने नेता के बारे में बात करती थी। वह उससे डरती थी और कई बार काज ने वही करने का फैसला किया था जो उसे सही लगता था। क्या उसने अपने पिता के खिलाफ जाने का फैसला किया था? क्या मुका के दावे के मुताबिक ब्रायस फैक्स के पीछे था? क्या वह बस फैक्स की मदद करने के लिए वहां गई थी? क्या तुम्हें लगता है कि ब्रायस अपनी ही बेटी के खिलाफ ऐसा कर सकता है? क्विन ने सोचा। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह असंभव है, विंसेंट ने टिप्पणी की। मनुष्यों के विपरीत बहुत कम पिशाच ऐसे होते हैं जिनका अपने बच्चों के साथ गहरा रिश्ता होता है। पहले नेताओं का कई पत्नियां रखना सामान्य बात मानी जाती थी। अपने वंश को फैलाकर वे संभवतः सबसे शक्तिशाली पिशाच पैदा करने की संभावना बढ़ा देते थे। ये भी माना जाता था कि भाई बहनों के बीच प्रतिद्वंद्विता का उनकी शक्तियों पर समग्र रूप से अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए रक्त संबंध का कोई खास महत्व नहीं था। हालांकि यह अजीब है कि ब्रायस ने प्रथम परिवार पर हमला करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, वह भी एक शूरवीर। अगर उसने ऐसा किया होता तो वह दूसरे पक्ष पर दोष मढ़ने की कोशिश कर सकता था और इसका इस्तेमाल उनके वोटों में से एक को हथियाने के लिए कर सकता था। अगले राजा का ताज पहनाने का ये खेल अब थोड़ा पेचीदा होता जा रहा है और हम बीच में फंस गए हैं, क्विन ने अफसोस जताया। कमरे से बाहर निकलने से पहले क्विन ने हैम और सिल्वर की तरफ देखा। उसे अपनी पीठ पर हल्की खुजली महसूस हुई और एक गहरी फुसफुसाहट जो वह समझ नहीं पाया। क्या तुमने अभी कुछ कहा? क्विन ने पूछा। तब तक नहीं जब तक कि आप अचानक मुझे अपने मन में गुनगुनाते हुए न सुन लें, विंसेंट ने उत्तर दिया। अजीब बात है, क्या इस तनाव के कारण मैं कुछ बातें सुनने लगा हूं? क्विन ने कमरे से बाहर जाते हुए सोचा। अगली सुबह हैम के आने के बाद क्विन अस्पताल के कमरे में आया जहां उसने सिल्वर को फैक्स के परिचित को देखते हुए पाया। उसने उसे छोड़ा नहीं था और ऐसा लग रहा था कि उसे नींद भी नहीं आई थी। शायद यही अच्छी बात है कि पिशाचों को ज्यादा नींद की जरूरत नहीं होती, क्विन ने मन ही मन सोचा। हैम अभी तक नहीं जागी थी, इसलिए वह सिल्वर का अभिवादन किए बिना ही कमरे से बाहर निकल गया, जो पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित थी। उस पर नजर रखना और मुझे बताना कि हैम की हालत बेहतर हो रही है या बिगड़ रही है, क्विन ने कमरे के बाहर खड़ी लिंडा को निर्देश दिया। पीटर की तरह उसके उपवर्ग को भी नींद की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। यही वजह थी कि क्विन ने उसे खासतौर पर उस जगह की रखवाली के लिए चुना था। भोजन कक्ष में अन्य छात्र, पुरानी सेना और शापित गुट के लोग सभी नाश्ते का आनंद ले रहे थे। शुरुआत में सभी लोग अपने अपने समूहों में ही रहे, लेकिन जैसे जैसे सभी एक दूसरे को जानने लगे और घुलने मिलने लगे, अंततः उनके सदस्य आपस में घुलने मिलने लगे, जिससे सदस्यों के बीच नए समूहों का निर्माण हुआ। सबसे प्रमुख बात यह थी कि भोजन के लिए समूहों को केवल लड़कियों और लड़कों के समूहों में विभाजित किया गया था। लड़कों के लिए बनी एक मेज पर नेट अपने साथियों के सामने शेखी बघार रहा था कि कैसे दूसरे महल में जाने पर वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, सारी लड़कियां मेरे लिए तोहफे ला रही थीं। वे मुझ पर पूरी तरह टूट पड़ी थीं। फिर ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई और उनकी बातचीत न सुन ले, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और वे यहाँ की लड़कियों से थोड़ी ज्यादा सुंदर भी हैं। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे जैसा कोई, जिसके पास बोलने का जरा भी हुनर नहीं है, जो हर बार किसी लड़की के पास आते ही ठिठक जाता है, तुम्हारे मोटे सिर के साथ न सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से घिरा हुआ था, बल्कि वे सभी तुम पर फिदा भी थीं। एलेक्स ने नेट की सारी नकारात्मक बातों का सारांश दिया। मैं तुम्हें झूठा नहीं कहना चाहता, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा कि अगर यहाँ तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, तो यकीन करना मुश्किल है कि वहाँ वे सब तुम पर इतना फिदा होंगी। मुझे लगता है वे उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। कौन जाने, अगर हम उनसे मिलने जाएं तो शायद वे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें। सैम ने अनुमान लगाया। मतलब हम कभी भी वहां जाकर देख सकते हैं। क्या दूसरे नेता ने भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया था? पीटर अचानक चौंक गया। सिंडी से मिले थप्पड़ के बारे में सोचते हुए उसने अपने दांत आपस में पीस लिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वहां सबने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। खैर, मुझे लगता है सिंडी शुरू में तो बहुत विनम्र थी, लेकिन जब मैंने उसके और सिया के पीछे सिंहासन कक्ष में जाने की कोशिश की तो वह बदल गई। उसने मुझे बाहर रहने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे अपनी उंगली से कमरे के उस पार फेंक दिया। नेट ने बताया। वह तुम्हें झटका देने में कामयाब रही? डेनिस ने पूछा। उनमें से बहुत से लोग अभी भी सोच रहे थे कि बाकी पिशाच कितने ताकतवर थे, क्योंकि उनके पास बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ छात्र ही थे। दूसरी ओर उन्हें कम से कम ये तो पता था कि नेट उनके बीच ताकतवर माना जाता है, और जिन लोगों ने पहले कभी नेताओं को नहीं देखा था वे काफ़ी हैरान थे। तुम्हें इतना हैरान नहीं होना चाहिए, पिशाचों के लिए ताकत सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर उनमें से हर एक में ताकत हो तो वह बिग फोर के नेताओं जितनी ही ताकत रखती है। लोगन ने अपने होलोग्राफिक कीबोर्ड पर टाइप करते हुए बेपरवाही से कहा।
वह हमेशा से ही मेहनती रहा है और खाना खाने से भी उसे कोई रोक नहीं पाया। बेवकूफ़, पीटर ने मेज़ पर जोर से पटका। क्विन ने तुम्हें सिया पर नज़र रखने को कहा था। तुम उसे उस कुतिया के साथ अकेले कैसे रहने दे सकते हो? फिर तुम्हें उसके साथ भेजने का क्या मतलब था? अगर कुछ हो गया तो? देखो पीटर, मुझे माफ़ करना, मैं अंदर जाने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता था। हम अभी वैम्पायर वर्ल्ड में हैं, इसलिए मैं किसी लीडर पर ऐसे अचानक हमला नहीं कर सकता था जब वह हमारी मदद करने की कोशिश कर रही हो। मैं पूरे समय दरवाजे पर ही था और अगर मुझे लगता कि कोई समस्या है तो मैं तुरंत क्विन से संपर्क करता। नेट ने तर्क दिया। मेज पर बैठे अन्य लोग खड़े हो गए और यदि लड़ाई छिड़ जाती तो वे दोनों के बीच में आने को तैयार थे, लेकिन नेट को उपहास भरी नज़र से देखने के बाद पीटर बाहर चला गया। उसका क्या मामला है? सिया आखिरकार ठीक ठाक वापस आ गई है ना? नेट ने मुंह बनाया। मैंने तो चुपके से सुनने के लिए उन दरवाज़ों को थोड़ा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन वे हिले ही नहीं। क्या मुझे उसके अंदाजे की वजह से उन्हें तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी? हो सकता है वो बस घबराया हुआ हो। मुझे पता है, मैं तो बिल्कुल घबराया हुआ हूँ, एलेक्स ने कांपते हाथों से कहा। जरा सोचो, फैक्स किसी तरह ले जाया गया और वो मजबूत है। कम से कम मुझसे तो कहीं ज़्यादा मजबूत। अब हम लगभग लॉकडाउन में हैं, यहाँ से बाहर जाने पर पाबंदी है। तुम लोगों का क्या हाल है ये तो नहीं पता, लेकिन जहाज़ पर जैसे मैं आमतौर पर करता हूँ वैसे नहीं कर पा रहा हूँ। घर जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बाकी लोग जो कुछ हुआ उसके बाद माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शापित गुट के कई लोगों का भी यही हाल था। वे इस ग्रह पर अपनी बाकी जिंदगी जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि क्विन का यहाँ से काम खत्म होने के बाद वे फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। दो लड़कियां थीं जो नाश्ते के लिए नहीं गई थीं, सिया और लैला। अभी वे दोनों लैला के कमरे में इकट्ठा हुई थीं क्योंकि सिया उससे कुछ बात करना चाहती थी। तो आखिरकार तुम्हें अपनी सारी यादें वापस मिल गईं। लगता है आखिरकार तुम्हारी सारी मेहनत रंग लाए। लैला ने मुस्कुराते हुए दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उस दौरान तुमने बहुत कुछ सहा होगा और मुझे खुशी है कि तुम अब भी वही सिया हो जो पहले थी। सिंडी के मुताबिक हम दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई हैं। मुझे याद है कि स्कूल में हम दोनों कई बार बातें करते थे, लेकिन तब मुझे लैला की कोई खास परवाह नहीं थी, वो सिर्फ मिशन की वजह से थी। लेकिन अब वो जिस तरह से पेश आ रही है, क्या उससे लगता है कि हम वाकई गहरी दोस्त बन गई हैं? अगर हाँ, तो मुझे उसकी मदद करनी होगी। लैला, अभी भी कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं अनिश्चित हूँ। मैं तुमसे क्विन के बारे में बात करना चाहती थी। तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? सिया ने पूछा। ये सवाल सुनकर लैला के गाल लाल होने लगे। क्विन बहुत दयालु है, मेरा मतलब है कि वह इन दिनों काफ़ी व्यस्त है, इसलिए हम दोनों को हाल के दिनों में बात करने के ज़्यादा मौके नहीं मिले। लैला ने जल्दी और घबराहट में जवाब दिया, लेकिन जैसे जैसे वह उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगी, वह शांत हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ, लेकिन वह कोई असाधारण इंसान नहीं है, फिर भी किसी न किसी तरह वह असाधारण काम कर ही लेता है। मुझे लगता है यही बात मुझे और दूसरों को उसकी ओर आकर्षित करती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप बस साधारण थे? मेरा मतलब है कि मैं धनुष के साथ ठीक था, मैं वास्तव में सबसे बुद्धिमान नहीं हूँ, अगर कुछ भी हो तो मुझे औसत से नीचे माना जाता था, लेकिन जब मैं क्विन को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वह भी वैसा ही है, फिर भी इसके बावजूद वह अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुँचने में कामयाब रहा है। क्विन के बारे में उसकी बातों से सिया को पता चल गया था कि वह पहले ही उस पर पूरी तरह फिदा हो चुकी है। लेकिन क्या तुम्हें उससे नफरत नहीं है कि उसने तुम्हें बदल दिया, हमें इतनी खतरनाक जगह पर ला खड़ा किया? प्यो, हम दोनों का ख्याल रखता तो सब ठीक रहता। तुम्हें ऐसा लगता है? लैला ने जवाब दिया, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुरा दी। सिंडी सही थी, लैला पहले ही उसके जाल में फंस चुकी है और उसे छुड़ाने का एकमात्र तरीका क्विन ही है। सिया ने सोचा। जब दोनों की बातचीत समाप्त हो गई तो उनके लिए भी कुछ खाने का समय हो गया, और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनकी मुलाकात पीटर से हुई जो अपने कमरे की ओर जा रहा था। सिया, क्विन को धोखा देने की हिम्मत मत करना, पीटर ने लड़कियों के पास से गुजरते हुए सोचा। मैंने एक बार वो गलती की थी और मैं उसे फिर कभी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें कोई अजीब हरकत करते देखा तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा। हैम की वापसी के तीसरे दिन ये कहना गलत नहीं होगा कि महल में हर कोई एक सामान्य निराशा से ग्रस्त था। तनाव का माहौल था उन नियमित लोगों के बीच जो इस काम में शामिल नहीं थे। वे कुछ भी करने में असमर्थ थे और अगर उन्होंने कुछ किया भी तो सबकी निगाहें उन पर टिकी थीं। जब सिल्वर महल में ही था, लियो और क्विन फैक्स के ठिकाने के बारे में और सुराग ढूंढने में व्यस्त थे। उन्होंने कास के ठिकाने के अलावा दूसरे इलाकों की भी तलाशी ली ताकि पता चल सके कि वह महल के अंदरूनी इलाकों के अलावा कहीं और भी तो नहीं है। अंदर जाने के लिए इजाज़त लेनी होगी। उन्होंने 13वें नेताली से भी संपर्क बनाए रखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों में से कोई भी पक्ष थोड़ी सी भी सुराग पाने में सफल नहीं हो सका। उनकी एकमात्र आशा हैम के जागने का इंतजार करना था।
जहां तक कास का सवाल है, शायद वह उनके साथ कुछ साझा कर सकती थी, लेकिन उसके बचाए जाने के 3 दिन बीत जाने के बावजूद पहले महल से कोई खबर नहीं आई थी। ये स्पष्ट था कि ब्रायस कुछ छिपा रहा था, जिससे क्विन और भी अधिक निराश हो गया, लेकिन वह समझ गया कि उसके खिलाफ कार्रवाई करना एक मूर्खतापूर्ण कदम होगा। इस सब के पीछे जो भी हो, हैम का भागना उनकी उम्मीद से परे रहा होगा। उससे किसी भी तरह की जानकारी मिलने पर वे मास्टरमाइंड से एक कदम आगे रह सकते थे। दुर्भाग्यवश समय उनके विरुद्ध काम कर रहा था। उस दिन उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। क्विन, यहाँ कोई आपसे मिलने आया है, पॉल ने सिंहासन कक्ष में प्रवेश करते हुए बताया। सिंहासन कक्ष क्विन का नया विश्राम स्थल बन गया था। ऊपरी मंजिल पर लगी बड़ी कांच की खिड़की से बाहर का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता था। इससे उसे 10वें परिवार के मुखिया के रूप में अपनी भारी जिम्मेदारियों की भी याद आ जाती थी। क्या तुम उन्हें बता सकते हो कि मैं व्यस्त हूँ? हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और मैं अभी भी फैक्स को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। क्विन ने आह भरी। मुझे डर है कि अब और इंतज़ार नहीं किया जा सकता। जैसे ही वे सिंहासन कक्ष में घुसे, एक आवाज़ सुनाई दी। घुसपैठिए ने अपनी वर्दी पर शाही सजावट पहनी हुई थी, जिससे पता चलता था कि वह शाही रक्षक था। वह बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसने क्विन की उससे मिलने की अनिच्छा सुनी तो उसने प्रोटोकॉल तोड़ने का फैसला किया। क्विन टैलेंट, हमें पता चला है कि आपका करीबी दोस्त फैक्स सैंग्विनस इस समय लापता है। आपकी तरह ही हमारी टीम भी उसकी वर्तमान स्थिति का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि अब वह किसी उच्च पद पर नहीं है, इसलिए जांच के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गार्ड ने समझाया। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं, क्विन चिल्लाया। मुझे परवाह नहीं कि उसके पास कोई उपाधि है या नहीं। अगर तुम उसे ढूंढना नहीं चाहते तो जब तक मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, परेशान करना बंद करो। क्विन, पॉल ने बीच में ही टोकते हुए कहा, कृपया अपने आप को मत भूलना। वह आदमी बस ड्वाइट का संदेश देने आया है, तो कम से कम हमें उसकी बात तो सुननी चाहिए। रॉयल गार्ड उस जोरदार चीख से दंग रह गया। क्विन न सिर्फ बहुत जोर से चिल्लाया था, बल्कि उसने अपनी ऊर्जा बाहर निकाल दी थी, जिससे उसके शरीर की सारी कोशिकाएं जाग उठी थीं। इस समय भी वे सभी कंपन कर रही थीं। पहरेदार ने झुककर प्रणाम किया। शाही शूरवीर ड्वाइट ने मुझे ये संदेश देने को कहा है। राजा को चिर निद्रा में डालने का समारोह कल सुबह 9 बजे शुरू होगा। प्रत्येक परिवार के मुखिया को अपने दोनों शूरवीरों के साथ उपस्थित रहना होगा। आम जनता भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकेगी। सभी लोग भाग ले सकते हैं, लेकिन क्षमता पूरी हो जाने के बाद और लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। नेता और शूरवीर समारोह का हिस्सा होंगे। आपको उस दिन आपके कर्तव्यों के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। बाकी सभी के लिए समारोह 12 बजे शुरू होगा। संदेश मिलते ही शाही रक्षक दल तेजी से वहां से चला गया। दूसरों से पहले तैयारी के लिए पहुंचने के कारण क्विन को अंतिम संस्कार की बजाय शादी की याद आ गई। उस पल क्विन को सचमुच एहसास हुआ कि समय निकल चुका है। 10वें परिवार के नेता होने के नाते उसके पास भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और चाहे जिस भी कारण से उन्होंने फैक्स को लिया हो, ये कल ही हो जाएगा। इस नई जानकारी के साथ क्विन मेडिकल बे की ओर चल पड़ा, जहां सिल्वर अभी भी हैम के बगल वाली कुर्सी पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि बैठने के बाद से उसने जरा भी हलचल नहीं की है। सिल्वर, क्विन ने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अरे सिल्वर, क्विन चिल्लाई, लेकिन उसने तभी जवाब दिया जब उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। वह मुड़ी और कुछ पल के लिए क्विन को देखा, फिर उसकी नज़र हैम पर पड़ी। हैम की हालत में सुधार हो रहा है। अब वो पहले दिन जितना गर्म नहीं रहा। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो बस सो रहा है, पर अभी तक उठा नहीं है। वो क्यों नहीं उठ रहा? सिल्वर ने पूछा, अभी भी अपनी नज़रें उस जानी पहचानी चीज़ से हटाते हुए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। मुझे अभी अभी बताया गया है कि समारोह कल होगा। मैं जानती हूँ कि उसकी बहन होने के नाते तुम भी मेरी तरह किसी भी खबर के लिए बेताब हो, लेकिन तुम फिर भी 13वें परिवार की पिशाच शूरवीर हो। मुझे डर है कि तुम्हें शायद जल्द ही 13वें परिवार के पास वापस जाना होगा और अपने पिताजी के साथ तैयारी करनी होगी। मुझे माफ़ करना, मैं हैम का ध्यान रखूंगा और कल किसी और को यहाँ बुलाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर कुछ हुआ तो वे मुझे सूचित करेंगे और मैं वह जानकारी जल्द से जल्द तुम्हें दे दूंगा। कुछ देर तक सिल्वर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन क्विन देख सकती थी कि वह अपनी मुट्ठी भींच रही थी। क्यों ये कमबख्त सूअर क्यों नहीं जाग रहा है? वह बिस्तर पर मुक्का मारते हुए चिल्लाई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मुक्का इतना हल्का हो गया मानो उसने उसे अभी अभी छुआ हो। उसकी ताकत के बराबर एक पिशाच आसानी से बिस्तर तोड़ सकता था, लेकिन उसकी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और जल्द ही बिस्तर पर पानी के निशान गिरते हुए दिखाई देने लगे। रजत रो रहा था, धिक्कार है, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे इस बकवास में क्यों शामिल होना पड़ रहा है, जबकि मुझे कल की कोई परवाह नहीं है? मुझे अभी भी इससे क्यों जूझना पड़ रहा है, और किसी और को इस बात की परवाह क्यों नहीं है कि मेरे दोस्त का अपहरण हो गया है? क्विन ने गुस्से से सोचा।
सिल्वर को इस तरह परेशान देखकर उसके अंदर का गुस्सा और भी भड़क गया और उसकी पीठ पर बना निशान भी उसी तरह प्रतिक्रिया दे रहा था। आपकी इच्छा, मैं मदद करूंगा। क्विन ने पिछली बार जैसी ही आवाज़ सुनी और उसकी पीठ से काली धुंध बनने लगी। आखिरकार कमरे के दूसरी तरफ एक पलंग के पास एक काला द्वार खुला। फिर उसमें से बड़े बड़े जानलेवा पंजे निकलते दिखाई दिए। वह क्या है? एक जानवर, एक राक्षस। कमरे में मौजूद अन्य स्टाफ सदस्य घबरा गए। चिंता मत करो, वह चीज़ मेरी है, क्विन चिल्लाया, उन्हें शांत करने की उम्मीद में, लेकिन उस जीव का विशाल आकार उनके लिए बहुत बड़ा था। आखिरकार क्विन ने उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। बोनक्लॉ को आते देख क्विन को समझ नहीं आया कि वो इस वक्त क्या करना चाहता है। आमतौर पर बोनक्लॉ सिर्फ क्विन की गहरी इच्छाओं का ही जवाब देता था, तो वो अभी क्यों आया? बोनक्लॉ ने अपनी एक लंबी तीखी उंगली से उसकी ओर इशारा किया। तुम गुस्से से भरे हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बोनक्लॉ ने कुछ सेकंड के लिए हैम की ओर देखा और फिर उसी धुंध में बदलना शुरू कर दिया जो आमतौर पर तब बनती है जब वह दिखाई देती है या गायब हो जाती है। केवल इस बार निशान हैम पर बना। विंसेंट, क्या हो रहा है? क्विन ने घबराहट में पूछा। मुझे यकीन नहीं है, परिचितों के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो हम खुद नहीं समझ पाते। लेकिन ये तो कमाल की बात है। काश मुझे इसके पीछे की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए और समय मिलता, लेकिन ऐसा लगता है कि परिचित अपने आप ही काम कर रहा है। जब सारा कोहरा निशान पर इकट्ठा हो गया तो छोटे बेल की आंखें अंततः खुलने लगीं। पहला व्यक्ति जिसे उसने देखा वह क्विन था। क्विन, हैम चिल्लाया, फैक्स, वह मुसीबत में है, तुम्हें उसे बचाना होगा। कितना समय हो गया इस कमरे में फंसे होने के कारण ये कहना असंभव है कि मैं यहाँ एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना या उससे भी ज्यादा समय से हूँ। फैक्स मन ही मन कोस रहा था और गुफा की दीवारों को शून्य दृष्टि से देख रहा था। और सबसे बुरी बात, ये सब कितना बोरिंग है। वो जोर से चिल्लाया, अरे वो पहले वाला बदसूरत गंजा राक्षस कहाँ है? मुझे तो अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं, तो कम से कम मुझे कोई तो साथ दे दो। तुम तो नहीं चाहते कि मैं बोरियत से मर जाऊं, है ना? हालांकि फैक्स ने चाहे जितना भी चिल्लाया हो या जितनी भी बार चिल्लाया हो, उसे अपने अपहरणकर्ता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उम्मीद है पिग जल्द ही किसी को ढूंढ लेगा। हो सकता है उसे मिल ही गया हो और मैं कहीं बहुत दूर फंस गया हूं। फैक्स ने सोचा। जैसे ही उसने सोचा कि दरवाजे खुले और एक और प्राणी अंदर आया। ये बताना कठिन था कि क्या ये वही था जिसे उसने पहले देखा था, या हर बार जब वे आते थे तो यह एक अलग प्राणी होता था, बस एक जैसी शक्ल वाला। उसका एकमात्र साथी ये राक्षस थे जो एक निश्चित समय के बाद आकर उसे खून पिलाते थे। उनके बगल में हमेशा एक नकाबपोश व्यक्ति अपना चेहरा ढांपे उसकी देखभाल के लिए तैयार रहता था। आखिर बात क्या है? कितनी बार तुम मुझे खून देने की सोच रहे हो और उसके तुरंत बाद उसे छीन भी लोगे? फैक्स ने जोर से शिकायत की। अब उसे उनसे डर नहीं लग रहा था। पहले कुछ बार जब वे आए थे तो उसे डर था कि वे उसे खत्म करने आए हैं। हालांकि चूंकि वे हर बार सिर्फ उसका खून लेने आते हैं, इसलिए उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वे उसे कम से कम फिलहाल तो नहीं मारेंगे। बेटे, अब तक तो तुमने बहुत अच्छा किया है। बस कुछ और बार, उसके बाद मान लीजिए कि हमने अभी तय नहीं किया है कि आगे क्या होगा। उस व्यक्ति ने पहली बार जवाब दिया जब वे फैक्स को सिरिंज से इंजेक्शन लगाने गए। ट्यूब बड़ी थी, इसलिए उन्होंने उसका काफ़ी खून निकाल लिया। जैसे ही वह पहुंच में आया, फैक्स ने अपना हाथ झटका ताकि उसका हाथ झटका दे और सिरिंज दूर जा गिरे, लेकिन पिछली बार की तरह वह नाकाम रहा। साथ आए खून चूसने वाले ने उसका एक हाथ पकड़ लिया था, जबकि नकाबपोश ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया था। उनकी ताकत उसे काबू में करने के लिए काफ़ी थी, उसे 1 इंच भी हिलने डुलने से रोक रही थी। उसे एक बार फिर उनके अजीबोगरीब व्यवहार को सहना पड़ा। जब उनका काम पूरा हो गया तो वे गुफा से बाहर चले गए और फैक्स को पुनः अकेला छोड़ दिया। अरे, कहाँ जा रहे हो? फैक्स चिल्लाया, अगर बोल सकते हो तो कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें मेरे खून की क्या ज़रूरत है। जवाब दो। फैक्स ने चेन को खींचना जारी रखा, लेकिन ये प्रयास व्यर्थ रहा। अंडस्को 10वें महल में हैम अभी अभी जागा था और उसके पहले शब्द क्विन को फैक्स की मदद करने के लिए प्रेरित करने वाले थे। वे सभी जानते थे कि फैक्स मुसीबत में है, लेकिन अंदर ही अंदर वे उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये सब किसी तरह की गलतफहमी का नतीजा है और कुछ और चल रहा है। क्विन, कृपया फैक्स की मदद करो, प्लीज़। हैम ने बिस्तर के ठीक ऊपर ऊपर नीचे फड़फड़ाते हुए उससे आग्रह किया। हैम, पहले शांत हो जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम फिर से थक जाओ। तुम पहले ही कई दिनों से बाहर हो। अगर तुम चाहते हो कि हम फैक्स को बचाएं, तो हमें फैक्स के साथ जो कुछ हुआ वह सब बताओ। क्विन ने परिचित को निर्देश दिया। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। हैम शांत होने के बजाय घबराता रहा। उसने कहा, शांत हो जाओ। सिल्वर चिल्लाए और हैम के सिर पर हाथ रखकर उसे जोर से बिस्तर पर धकेल दिया। उसने खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी झुंझलाहट उसे अजीबोगरीब हरकतें करने पर मजबूर कर रही थी।
फिर भी इसकी प्रभावशीलता स्वयं ही बोलती है। ठीक है हैम, क्या तुम जानते हो कि फैक्स कहाँ है? उसे क्या हुआ? क्विन ने पूछा। फैक्स, मुझे ठीक से नहीं पता कि वह जगह कहाँ है, लेकिन वह वैम्पायर बस्ती में नहीं है। मुझे यहाँ तक पहुँचने में कई दिन लग गए। मैं बहुत थक गया था, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा क्योंकि मुझे मालिक की चिंता थी। हैम ने आंसू बहाते हुए बताया। लेकिन मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। मुझे वहाँ का रास्ता याद है। चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ और वापस ले चलता हूँ। बस हमें जल्दी करनी है। फैक्स एक गुफा में फंसा हुआ है और जंजीरों से बंधा हुआ है। अगर मैं कुछ दिनों से बाहर हूँ तो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि क्या वह अभी भी जिंदा है या नहीं। हैम फूट फूट कर रोने लगा। इतनी बेवकूफ़ी बंद करो, सिल्वर ने झुंझलाकर जवाब दिया और उस परिचित के माथे पर हाथ फेरा। अगर फैक्स मर गया होता तो तुम यहाँ नहीं होते। अगर वह दूर है तो कोई आश्चर्य नहीं कि हम उसे ढूंढ नहीं पाए। क्या तुम जानते हो कि उसे किसने पकड़ा था? क्या तुमने देखा है कि 13वें महल से निकलने के बाद क्या हुआ? यह एहसास होने के बाद कि फैक्स अभी भी जीवित है, हैम शांत होने लगा और नर्म, आरामदायक बिस्तर पर लेट गया। मुझे माफ़ करना, जिस समय फैक्स को ले जाया गया था मैं अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे बुलाए हुए काफ़ी समय हो गया था, इसलिए मैं बस आराम कर रहा था। हालांकि मैं समझ सकता था कि कुछ अजीब हो रहा था। मेरी पो की इंद्रियां झंझना रही थीं। मैंने नहीं देखा कि उसे क्या ले गया या क्या हुआ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वह रक्त पिपासुओं से भरी एक गुफा में पहुंच गया। ये सुनकर लियो के कान खड़े हो गए। हैम के जागने की खबर सुनकर वह कमरे में आ गया था। ये वही पिशाच जानवर होंगे जिन्होंने 10वें महल पर हमला किया था। लियो ने निष्कर्ष निकाला। तो ड्वाइट सही था, क्विन ने टिप्पणी की। कोई उनके साथ काम कर रहा है और किसी वजह से वे फैक्स के पीछे पड़े हैं। लेकिन क्यों? हैम, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें और कुछ नहीं पता? कुछ भी जिससे हमें कुछ सुराग मिल सके? जवाब देने से पहले हैम ने घुटन भरी सांस ली। मुझे नहीं पता फैक्स को क्या हुआ। मैं उससे पूछ भी नहीं पाए। किसी कारण से वह सब कुछ भूल गया है। वह भूल गया है कि वह कौन है और वहाँ कैसे पहुँचा। वह अपने परिवार के बारे में भूल गया है और उसे तुम भी याद नहीं रहे, क्विन। इसीलिए जब मैं बचकर भागी तो मदद के लिए तुम्हारी ओर आई। उसे कुछ भी याद नहीं है। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? सिल्वर चिल्लाया। देखो, जब मैं उसके सामने आई थी तो उसे पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ। सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रही। ऐसी स्थिति में मैं कोई झूठ क्यों गढ़ूंगी? तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हमें अभी जाना होगा। विंसेंट, फैक्स की यादें मिटा दी गईं। क्या ये सचमुच संभव है? क्विन ने पूछा। फैक्स एक शक्तिशाली पिशाच हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह पूरी तरह असंभव है। इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के पास या तो ऐसा करने की कोई क्षमता होनी चाहिए या फिर वह बहुत मजबूत प्रभाव कौशल वाला व्यक्ति हो जो केवल दूसरे नेताओं में से एक। क्विन ने उसके लिए अपनी बात पूरी की। ये पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था क्योंकि किसी ने पिशाच योद्धा काज पर हमला किया था। उनकी समस्या ये थी कि यद्यपि क्विन फैक्स को बचाना चाहता था, लेकिन उसे कल समारोह में शामिल होना था। क्विन, लियो ने उसकी सोच को बीच में ही टोका। मुझे डर है कि इस योजना के पीछे जो भी है, यह उसी का हिस्सा है। ये समारोह महत्वपूर्ण है और मैंने जो सुना है उसके अनुसार सभी नेताओं को इसमें शामिल होना जरूरी है। हमें कुछ और जानकारी मिली है और ऐसा लगता है कि किसी महत्वपूर्ण कारण से आपको समारोह में शामिल होना ही होगा। हो सकता है वे चाहते हों कि आप ना आएं। खैर, मैं नहीं चाहता कि हम उनके हाथों में खेल जाएं। क्विन, आपके पिशाच शूरवीर की ओर से ये बुद्धिमानी भरे शब्द हैं। यदि वह ऐसा सुझाव नहीं देने वाला था तो मैं दे रहा था। विंसेंट ने सहमति व्यक्त की। मैं समझती हूँ, लेकिन फैक्स का क्या? मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। मैं जाऊंगा, सिल्वर ने स्वेच्छा से कहा। वह मेरा भाई है। लियो सही कह रहा है। समारोह में नेताओं की ज़रूरत तो है, लेकिन वैम्पायर शूरवीरों की उतनी नहीं। हमारा वहाँ होना बस एक औपचारिकता है। मेरी जगह कोई और ले सकता है। हालांकि सिल्वर ने स्वेच्छा से आगे आकर मदद की थी, क्विन अभी भी आश्वस्त नहीं था। सिल्वर ताकतवर था, लेकिन जो भी इसमें शामिल था वह न केवल बिना कोई सबूत छोड़े फैक्स को हराने में कामयाब रहा था, बल्कि उसने कास को भी मार गिराया था, जिसकी ताकत सिल्वर के स्तर के आसपास होनी चाहिए। क्विन, मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मेरी जगह लेने के लिए किसी और को ढूंढ लें। उन रक्तपिपासुओं ने ही महल पर हमला किया था, मुझे ये बात पता है। मैं पहले स्वेच्छा से आगे नहीं आता, लेकिन हमारे पास पॉल और तुम्हारे उपकरण हैं, और अगर तुम्हें किसी आपात स्थिति में मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम अब भी उस कौशल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम्हें डर है कि मैं शायद उतना मजबूत नहीं हूं, तो मत डरो। तुम्हारी बदौलत मुझे लगता है कि मेरी मौजूदा ताकत देखकर तुम्हें सुखद आश्चर्य होगा। क्विन को मुट्ठी भींचकर फैसला लेना था। हैम, लियो और सिल्वर अकेले चले जाएंगे, जबकि क्विन समारोह में शामिल होगा।
दोनों में से कोई भी एक जाल हो सकता था, लेकिन ज्यादा संभावना यही थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि हैम भाग गया है। ठीक है, क्विन ने सहमति जताई। बस हर समय मास्क के संपर्क में रहना। मैं पूरे समारोह के दौरान अपना मास्क पहने रहूंगी और जैसे ही यह खत्म होगा मैं तुमसे संपर्क करूंगी। जब हैम ने सारी बातें समझा दी तो बाकी दोनों अपनी यात्रा के लिए ज़रूरी सामान लेकर तैयार हो रहे थे। लेकिन वे अभी नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें इंतज़ार करना था। सिल्वर की सलाह पर क्विन ने ड्वाइट को पूरी बात बता दी थी। इसके कुछ कारण थे। उसने सोचा कि शायद एक तो वह ड्वाइट से बाकी दोनों को मदद भेज पाएगा। उसे अभी भी पूरा भरोसा नहीं था कि सिर्फ उन दोनों की मदद से वे फैक्स को बचा पाएंगे, जो जानता था कि दुश्मन कितना ताकतवर है। और दूसरा, सिल्वर और क्विन भी ली को इस घटना में शामिल रखने पर राजी हो गए थे, ठीक वैसे ही जैसे वह क्विन को शामिल करता रहा था। क्विन एक खास शाही रक्षक से बात करता था, एक ऐसा संपर्क जिससे ड्वाइट ने उसे कहा था कि जब भी उसे उससे संपर्क करना हो उससे बात करे। ड्वाइट ने कहा कि वह उसे सारी बातें समझा सकता है क्योंकि उसे उस पर भरोसा है। इस तरह दोनों अपनी मुलाकातों का इंतजाम करते थे। आमतौर पर पिशाच, खासकर उच्च पद के पिशाच जिन्हें एक दूसरे से संवाद करने की ज़रूरत होती थी, आठवें परिवार की मुखिया जिल की टेलीपैथी क्षमता का इस्तेमाल करके ऐसा करते थे। ये किसी ऐसी तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय था जिसे दूसरे लोग इंटरसेप्ट कर सकते थे और यह सुनिश्चित कर सकते थे कि केवल उन्हीं लोगों को संदेश की ज़रूरत हो जिन्हें संदेश प्राप्त करना है। हालांकि ड्वाइट ही वह व्यक्ति था जिसने क्विन को उसका इस्तेमाल न करने के लिए कहा था और क्विन मान गई। खासकर इसलिए क्योंकि वह उन लोगों में से एक थी जिन्होंने अपना वोट ब्राइस को देने का फैसला किया था। उस समय कुछ नेताओं के प्रति उनका स्पष्ट पूर्वाग्रह था। उन दोनों ने लियो और सिल्वर दोनों के लिए रक्त से कुप्पियां भर लीं और क्विन ने लियो को एक सुझाव दिया था। लियो को छोड़ने से पहले बेहतर होगा कि आप एलेक्स से कुछ ले लें। मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आपके काम आ सकता है, क्विन ने सुझाव दिया। जब दोनों दूर थे, क्विन हैम को देखता रहा। वह पहले की तुलना में अब ठीक लग रहा था। वह सोचने लगा कि क्या हुआ था। कुछ पल पहले ही उसकी नींद खुल गई। ऐसा लग रहा था कि हैम बिल्कुल भी जागने वाला नहीं था, फिर भी अचानक वह जाग गया। एक बार बोनक्लॉ धुएं में बदल गया और उसके अंदर घुस गया और फिर तुरंत गायब हो गया। बोनक्लॉ ने कई अलग अलग परिस्थितियों में मेरी मदद की है। क्रिस के अनुसार ये दानव स्तर के ग्रह पर भी मेरी रक्षा कर रहा था। बोनक्लॉ, तुम मूल रूप से पहले नेता के थे, है ना? क्या तुम उसके लिए काम करते हो या इस समय मेरे लिए काम करते हो? क्विन ने सोचा। ऐसा सोचने का कारण ये था कि बोनक्लॉ के असहयोगी होने के कारण क्विन उससे बात करने के लिए उस जगह में प्रवेश कर सकता था। फिर भी किसी कारण से वह चुनता था कि उसे कब बात करनी है और कब नहीं। अपनी मर्जी से काम करते हुए। परिचित आमतौर पर अपने मालिक के साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन बोनक्लॉ थोड़ा स्वार्थी लग रहा था। या तो क्विन की मदद तभी करता जब वह चाहता या जब वह मरने के करीब होता। क्विन को बिल्कुल भी अपना मालिक नहीं लगता था। तुम बुला नहीं पाओगे, गहरी आवाज़ सुनाई दी। क्विन कमरे में इधर उधर देख रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसे पता था कि यह बोनक्लॉ की आवाज़ है, बस उसे यह नहीं पता था कि कहाँ से। जब तक उसने हैम की तरफ देखा, उसकी पीठ से धुआं निकल रहा था और उसने बोनक्लॉ के एक छोटे से संस्करण का रूप ले लिया था। हैम के सिर के ऊपर घूमता हुआ, काली धुंध से बना हुआ। आह राजा, वो शैतान राजा मेरी पीठ पर क्यों बैठा है? हैम चिल्लाया। जल्द ही वह झुकने लगा। माफ़ करना, मेरा इरादा तुम्हें बुरा भला कहने का नहीं था। तुम्हारे जैसे महान व्यक्ति से मिलते ही यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है। बोनक्लॉ को देखकर किसी परिचित की ऐसी प्रतिक्रिया पहली बार नहीं थी। क्विन ने भी ऐसा ही देखा था जब ब्रायस ने अपने परिचित को बुलाया था। ये स्पष्ट था कि बोनक्लॉ खास था। तुम्हारा क्या मतलब है? क्विन ने पूछा। मेरी ऊर्जा उसके अंदर, अब तुम्हारे साथ नहीं, बोनक्लॉ बोला। मुझे लगता है मैं समझ गया, विंसेंट ने समझाने की कोशिश की। अभी, क्योंकि हैम को फैक्स से पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल रही है, उसे जगाने का एकमात्र तरीका अपनी ऊर्जा का उपयोग करना था। इसीलिए तुम्हारी पीठ पर कोई निशान नहीं है और वह इस समय हैम के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप पहले जैसी खतरनाक स्थिति में हैं तो बोनक्लॉ आपकी मदद नहीं कर पाएगा, विंसेंट ने समझाया। क्विन समझ गया और उसने बोनक्लॉ की ओर सिर हिलाया। मुझे पता है कि तुमने पहले भी कई बार मेरी मदद की है, लेकिन मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ, क्विन ने धुंध के पास आते हुए कहा। अगर वे मुसीबत में हों तो क्या तुम उनकी रक्षा कर सकते हो? बोनक्लॉ को इसमें थोड़ी उदासीनता दिखी, लेकिन तभी क्विन ने कुछ और बताया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर हमला करने वालों का क्या होता है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए आज़ाद हैं। बेफिक्र हो जाए और चिंता मत कीजिए। क्विन के ऐसा कहते ही धुंध वापस हैम के शरीर में गायब हो गई। मुझे लगता है कि मैं इस बात को थोड़ा और समझ गया हूँ, क्विन ने सोचा। हम कांपने लगे। वो पागल आदमी मेरे अंदर है। हैम ने फिर से घुटन भरी सांस ली और जल्दी से अपने छोटे छोटे खुरों को मुंह पर रख लिया।
वो मेरी हर बात सुन सकता है ना? अंततः लियो और सिल्वर दोनों वापस आ गए और लियो की कमर के चारों ओर एक और म्यान बांध दिया गया जो उसके अन्य हथियार के समान आकार का था। लगता है एलेक्स यहाँ भी सब कुछ संभाल रहा है। मुझे लगता है अब हमें इंतजार करना होगा, लियो ने कहा। ड्वाइट के जवाब या उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए सिल्वर ने खुद अपने पिता के महल जाकर उन्हें फैक्स के विकास और उसकी गतिविधियों के बारे में बताने का फैसला किया था। अब वे बस किसी न किसी के लौटने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले सिल्वर से ही बात हुई। जब वह लौटी तो वह बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही थी जैसी पहले थी। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा बक्सा था जो उससे थोड़ा बड़ा और ऊंचा था। वह उसे ऐसे उठाए हुए थी मानो उसका कोई वजन ही न हो। तीनों अब रिसेप्शन क्षेत्र में थे और ड्वाइट से जवाब सुनने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि क्विन सिल्वर की पीठ पर रखे बड़े बॉक्स को देखने से खुद को रोक नहीं सका। मेरे पिता कहते हैं कि उन्हें ये सुनकर खुशी हुई कि फैक्स मिल गया है, लेकिन उन्हें हम दोनों के जाने की चिंता है। कुछ समस्याएं हैं। अगर समारोह कल नहीं होता तो वे स्वयं आना चाहते थे, लेकिन यह ऐसा काम है जिसे टाला नहीं जा सकता, उन्होंने कहा। और एक बड़ा समूह भेजने से दुश्मन को पता चल सकता है कि हम आ रहे हैं, इसलिए उसने अभी तक अपनी जुबान बंद रखी है। इसलिए उसने जाने से पहले मुझे ये दिया। सिल्वर ने अपने पीछे रखे डिब्बे पर हाथ मारते हुए कहा। इसके अलावा उसने और कुछ नहीं कहा और उन्हें बड़े बॉक्स के बारे में अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया। अगर मैं सही हूं तो ये 13वीं की कठपुतली है जो एक नेता से दूसरे नेता को सौंपी जाती है, विंसेंट ने समझाया। उसके पिता द्वारा उसे ये देने का मतलब है कि या तो वह सचमुच चिंतित होंगे या फिर सचमुच उस पर भरोसा करते होंगे। मुझे याद है फैक्स ने एक बार कहा था कि 13वें परिवार के लिए सिल्वर उससे बेहतर नेता साबित हो सकती थी, लेकिन उनके परिवार में हमेशा एक पुरुष ही नेता रहा है। मुझे आश्चर्य है कि कठपुतली चलाने में वह कितनी कुशल है। फैक्स दूसरों को नियंत्रित करने में निश्चित रूप से कुशल थी। आखिरकार 10वें किले में एक शाही रक्षक पहुंच गया। सबसे पहले उसने झुककर प्रणाम किया और दावा किया कि वह ड्वाइट की ओर से यहाँ आया है। मुझे अफसोस है कि ड्वाइट खुद नहीं आ सका, क्विन। वह तहे दिल से माफ़ी मांगता है, लेकिन कल एक अहम दिन है और बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी, शाही रक्षक ने समझाया। मैं ड्वाइट के सीधे अधीन काम करता हूं और उसके कुछ भरोसेमंद लोगों में से एक हूं। ड्वाइट कहता है कि वह जानता है कि आप उसे क्या बताना चाहते हैं। उसने ये खबर सुनी है कि आपने फैक्स का पता लगा लिया है। दुर्भाग्य से कल एक ऐसी घटना है जिसे टाला नहीं जा सकता। राजा एक दिन भी और इंतजार नहीं कर सकता। और हाँ, उनका मानना है कि अगर कुछ ही लोग जाएं तो बेहतर होगा। अगर यह ब्लड्सकर्स का ठिकाना है जैसा कि हमें शक है, तो अब उनके नेता के वहां न होने से वे काफ़ी कमज़ोर हो गए होंगे और उनमें से कई हमले में मारे गए थे। क्विन, वह सिल्वर और लियो को जाने की इजाज़त दे देते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें कल समारोह में तुम्हारे साथ आने के लिए किसी और को ढूंढना होगा। कृपया मुझे बता दो कि तुम किसे अपने साथ लाना चाहते हो ताकि हमें पहले से पता चल जाए। क्विन एक क्षण के लिए रुका। वह खुश था कि उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और जिस क्षेत्र में वे जा रहे थे उसके बारे में अधिक जानने से क्विन की चिंताएं कम हो गईं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि समारोह के लिए उसे पिशाच शूरवीर के रूप में लियो के स्थान पर किसी अन्य की आवश्यकता होगी। किसे चुने? क्विन ने सोचा और एक व्यक्ति उसके दिमाग में आया। मैं पीटर चक को चुनूंगा। क्विन ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए सुझाव दिया। हालांकि ड्वाइट से पूछ लीजिए कि क्या वह समारोह में थोड़ा अलग दिख सकता है। लियो, सिल्वर और हैम के फैक्स की तलाश में जाने से पहले क्विन ने अपनी टीम में एक और व्यक्ति जोड़ने का फैसला किया। समूह बहुत बड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि वरना दूसरे लोग उनकी हरकतों पर ध्यान दे सकते थे, लेकिन एक और व्यक्ति को जोड़ने से कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि समस्या सही व्यक्ति को चुनने की थी। लियो और सिल्वर की बराबरी करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। पॉल तो था, लेकिन उसे भी समारोह में मौजूद रहना था। अंत में क्विन ने नेट को चुना क्योंकि वह उनके साथ जाने से सबसे कम डरता था। फिर भी मुख्य कारण यह था कि उसके पास छाया क्षमता थी, जिससे कुछ गलत होने की स्थिति में क्विन तुरंत आ सकता था। वे आधी रात को निकल पड़े। हैम ने अगुवाई की। शहर में हमेशा अंधेरा रहता था, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था जब पिशाच भी दीवारों और सड़कों को रोशन करने वाले सभी प्रकाश क्रिस्टल बंद कर देते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें देखा जाए, इसलिए उनके समूह ने इस अवसर का उपयोग गायब होने के लिए किया। बोनक्लॉ, मुझे आशा है कि तुम मेरी बात सुनोगे। क्विन ने चुपचाप प्रार्थना की जब वह समूह को जाते हुए देख रहा था। अगले दिन क्विन सामान्य से पहले ही उठ गया। यह अच्छी बात थी कि उसे ज्यादा नींद नहीं आई क्योंकि रात भर वह दूसरों के बारे में बेहद चिंतित रहा था। लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि आज के समारोह में क्या होगा। इससे कोई मदद नहीं मिली। सबसे पहले उसने दूसरों से संपर्क करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से नेट ने मास्क के जरिए तुरंत जवाब दे दिया। अरे, मैं तो बस आप लोगों से यह जानने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, क्विन ने पूछा। मुझे हाँ कहना अच्छा लगेगा, नेट ने मुंह बनाया, लेकिन अपनी पिछली गवाही के बावजूद उस उड़ते हुए छोटे बैल को ठीक से याद नहीं कि वह कहाँ से आया था।
हम पिछले कुछ समय से जंगल से गुजरते हुए फंसे हुए हैं। अरे, मुझे बस ये हिस्सा ठीक से याद नहीं है। जैसे ही हमें कुछ ऐसा दिखेगा जिसे मैं पहचान लूँगा, मैं तुम्हें बाकी रास्ता दिखा दूंगा। हैम को पृष्ठभूमि से चिल्लाते हुए सुना जा सकता था। ऐसा लगता है कि हैम अपनी यात्रा के अंतिम भाग में इतना थक गया था कि वह उस भाग को स्पष्टता से याद नहीं कर पा रहा था। शायद उनका थोड़ा ज़्यादा समय लेना इतनी बुरी बात नहीं है। अगर हम ये समारोह निपटा सकें तो मैं जल्दी से उनके पीछे जा सकूंगा। क्विन ने सोचा, थोड़ी देर और रुको। फैक्स। विंसेंट के अनुसार क्विन का अपने नियमित कपड़ों में आना उचित नहीं होगा, इसलिए उसने क्विन को अपने पुराने कमरे से कुछ लाने का सुझाव दिया। विंसेंट ने उसे उसके पूर्व आवास तक पहुंचाया और पता चला कि 10वें परिवार के पूर्व नेता ने ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में कब्जा कर लिया था, जो एडवर्ड के रहने वाले कमरे के बगल में था। एडवर्ड के कमरे के पास से गुजरते हुए उसने आगे बढ़ने से पहले एक नज़र अंदर डाली। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इस तरह की घटनाएं रुक सकें, क्विन ने खुद को याद दिलाया। कमरे में प्रवेश करते ही वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि कमरा कितना साफ सुथरा था। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो केवल यही मान सकता हूं कि एडवर्ड ने इसे साफ करके ऐसे ही छोड़ दिया होगा। विंसेंट ने अपना सिद्धांत बनाया। कमरा बड़ा था और उसकी तुलना में किंग साइज बेड छोटा लग रहा था। हालांकि क्विन को बस कमरे से जुड़ी वॉक इन वार्डरोब में ही दिलचस्पी थी। वहां क्विन को कपड़ों की एक ऐसी शैली से परिचित कराया गया जिससे उसे उबकाई आने लगी। आप मुझे यही पहनाना चाहते हैं? ये सब बहुत बहुत बेकार लग रहा है। क्विन ने दूसरे के पहनावे का आकलन किया। जानते हो, मेरे ज़माने में मैं तुम लोगों को कभी समझ नहीं पाया। मैं बहुत लंबा जीवन जिया और इसी वजह से मुझे एहसास हुआ कि जिसे तुम इंसान या हम में से कुछ पिशाच फैशन कहते हैं, वह हमेशा गोल गोल घूमता रहता था। एक दिन किसी चीज़ को मनमाने ढंग से यह फैसला दे दिया जाता था कि वह अब चलन में नहीं रहेगी, लेकिन 100 साल बाद अचानक वह फिर से चलन में आ जाती थी। कपड़े तो बस कपड़े होते हैं। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा औपचारिक पहनने की ज़रूरत होती है और ये कपड़े बिल्कुल सही बैठते हैं। आप जहाज़ से उतरी हुई सैन्य वर्दी हर समय ऐसे नहीं पहन सकते जैसे कि आप युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे हों। अलमारी के पिछले हिस्से की ओर चलते हुए क्विन को कई कपड़े मिले जो बिल्कुल एक जैसे थे। उन्हें अलग अलग सेटों में रखा गया था, जिनमें बाहर से गहरा रंग था, ज़्यादातर काले और अंदर से चटक रंग था। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन अंततः क्विन को कुछ ऐसा दिखाई दिया जो उसे पसंद आया। क्या ये चलेगा? क्विन ने अपनी पसंद को रेलिंग से हटाते हुए पूछा। कपड़े पहनते समय क्विन को कुछ याद आया, जब वह कमरे में लगे कई बड़े दर्पणों में से एक में खुद को देख रहा था। लैला हमेशा कहती थी कि पिशाच को लाल और काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। क्विन ने सोचा, क्योंकि वह अपने नए रूप से काफ़ी खुश था। उसने जो ओवरकोट पहना था वह एकदम टाइट था। कोट का अगला हिस्सा काले मखमल से ढका था और उसके नीचे काले कॉलर वाली लाल कमीज थी जिसका ऊपरी बटन बंधा हुआ था। पतलून एकदम फिट थी और उसके साथ एक जोड़ी अच्छे जूते भी थे। पहले उनके लंबे घुंघराले बाल बेमिल लगते थे, लेकिन अपनी नई हेयर स्टाइल के साथ वह खुद को काफ़ी सुंदर लग रहे थे। ऐसा लगता है कि तुम्हारे विकास के बाद तुम मेरे कपड़ों में बिल्कुल फिट बैठती हो। विंसेंट उसकी पसंद से सहमत हो गया। हाँ, ऐसा लगता है कि आपका स्वाद बिल्कुल भी बुरा नहीं है, दादाजी। उद्धरण डॉट 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 उद्धरण। मुझे फिर कभी ऐसा मत कहना, विंसेंट ने पूरी गंभीरता से कहा। उद्धरण डॉट 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 सहमत, क्विन ने उत्तर दिया। ये केवल कपड़ों के प्रति उनकी पसंद के बारे में एक मजाक था, लेकिन अजीब तथ्य ये था कि ये दोनों वास्तव में रिश्तेदार थे और विंसेंट अपने परिवार से कुछ पीढ़ी ऊपर थे। स्वागत कक्ष की ओर जाते हुए क्विन ने देखा कि उसके दो पिशाच शूरवीर सुबह सुबह उसका इंतजार कर रहे थे। पॉल, जिसने वही सैन्य पोशाक पहन रखी थी, और लियो, जिसकी कमर में 2 तलवारें थीं। खैर, मुझे खुशी है कि मुझे वह पहनने की ज़रूरत नहीं है, लियो ने कहा। कई लोगों को लियो के शब्द उसके चरित्र के विपरीत या बहुत अजीब लगे होंगे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि पॉल के बगल में जो व्यक्ति था वह छद्मवेश में पीटर था। खेल का उद्देश्य किसी को शक की निगाह से नहीं देखना था, और पीटर अपने परिवर्तन कौशल के साथ इसके लिए सबसे उपयुक्त था। क्विन ने भी पीटर को अपनी जगह लेने का विचार किया था, लेकिन विंसेंट ने जोर देकर कहा था कि समारोह में कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें सिर्फ वही पूरा कर सकता है, इसलिए इसमें शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक और विचार ये था कि पीटर को फैक्स का भेष धारण करने के लिए कहा जाए ताकि वह नेताओं की प्रतिक्रिया देख सके। शायद वह उनकी हृदय गति में बदलाव या कुछ और सुन सके और पता लगा सके कि इन सब के पीछे कौन है। हालांकि वह योजना भी धरी की धरी रह गई थी। खतरा यह था कि जो भी जिम्मेदार होगा वह पीटर को असली फैक्स समझ लेगा, जिसके गंभीर परिणाम पकड़े गए फैक्स के लिए हो सकते थे। उन्होंने अभी तक फैक्स को नहीं मारा था और वे नहीं चाहते थे कि असली फैक्स को और अधिक खतरे में डाला जाए, या फिर जिन लोगों ने उसे पकड़ा था वे क्विन की गतिविधियों के आधार पर उसे कहीं और ले जाने का जोखिम उठाएं। नकली लियो ने अपने पास रखी तलवारें निकालीं जो एलेक्स ने बनाई थीं और उन्हें घुमाने लगा।
चालें धीमी या बेढंगी नहीं थीं, बस असली लियो की तुलना में उन्हें चमकाते समय एक अलग आवाज़ आ रही थी। शायद आपको कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जो आपकी शैली के अधिक अनुकूल हो, क्विन ने सुझाव दिया। मैंने महल में सभी को सूचित कर दिया है कि उन्हें 12 बजे शुरू होने वाले समारोह में शामिल होना है। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है और ज़रूरत पड़ने पर लोगान बातचीत के लिए वहां मौजूद रहेगा, पॉल ने उसे बताया। क्विन अभी भी चिंतित था कि उसके और उसके पिशाच शूरवीर के चले जाने के बाद ये किसी के लिए उस स्थान पर हमला करने का सही मौका होगा, इसलिए वह चाहता था कि समारोह में सभी लोग उपस्थित हों। यह असंभव था कि ब्लडसूकर सबके सामने, विशेषकर सभी नेताओं के सामने ऐसा करेगा। इसलिए एक तरह से उनके लिए महल के अंदर रहने की अपेक्षा इसमें भाग लेना अधिक सुरक्षित था। अगर उस पर हमला भी हुआ या उसे नष्ट भी कर दिया गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 10वां परिवार उसके लोग थे, वह जगह नहीं। ठीक है, चलो चलें। मुझे लग रहा है कि हमारे आगे एक बड़ा दिन है। क्विन ने अपना ओवरकोट पहना और अपने 2 वैम्पायर शूरवीरों के साथ बीच की तरफ चल पड़ा। ये समारोह राजा के महल के सामने होना था। आमतौर पर खुला चौक बाजारों और दुकानों से भरा रहता था, जहां पिशाच रोजमर्रा की जिंदगी बिताते थे, और अब पिशाचों के लिए वहां अपनी दुकानें लगाने का समय आ गया था। हालांकि आज का दिन अलग था। पूरी जगह का जीर्णोद्धार हो चुका था और पिशाचों ने एक खास बड़ी सफ़ेद सीढ़ी बनवाई थी जो एक बड़े चबूतरे तक जाती थी, जिसके दोनों ओर बड़े बड़े खंभे लगे थे। सीढ़ी पर एक लहराता हुआ लाल कालीन बिछा था जो सीधे ताबूत तक जाता था। रंगों के इस विरोधाभास ने लाल रंग को और भी उभार दिया था। क्विन और उसके 2 वैम्पायर शूरवीर उस जगह पहुंच गए। देखने से लग रहा था कि वे बाकी नेताओं से थोड़ा पहले पहुंच गए थे। शायद ऐसा क्विन की घबराहट की वजह से था और उसे अभी तक ये नहीं बताया गया था कि इस आयोजन में उसकी भूमिका क्या होगी। परिसर में ढेर सारे शाही रक्षक मौजूद थे और कुछ अन्य अतिरिक्त सहायक भी, जो अभी भी अंतिम तैयारियों में व्यस्त थे। आसपास के घरों को समारोह की थीम के अनुरूप लाल गुलाबों से सजाया जा रहा था और क्विन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि वहां कितनी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था। कई ड्रोन अलग अलग जगहों पर लगाए गए थे जो इधर उधर मंडरा रहे थे। परीक्षण के तौर पर बड़े बड़े होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दिए जिन पर एक ही चीज दिखाई दे रही थी। अभी मंच के ऊपर ताबूत था और उसके बगल में द्वाइट था जो सावधानी से तैयारी कर रहा था। क्विन ने यह भी देखा कि एक छोटा ताबूत रखा हुआ था जिसे बड़े ताबूत के पास तैयार किया गया था। ये किस लिए है? क्विन ने सोचा। क्या तुम अंदाजा नहीं लगा सकते? विंसेंट ने पूछा। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई राजा अपने दोनों शाही शूरवीरों के साथ चिर निद्रा में न सो जाए। आमतौर पर राजा किसी एक नेता को सारा काम सौंप देता था, लेकिन चूंकि द्वाइट ने राजा के साथ जाने से इनकार कर दिया था, इसलिए लगता है कि इस बार उसने ये जिम्मेदारी ले ली है। क्विन को द्वाइट के लिए थोड़ा दुख हुआ। वह जरूर थका हुआ होगा क्योंकि विंसेंट उसे अपने ज़माने में भी एक शाही योद्धा के रूप में जानता था। उसे बूढ़ा पिशाच कहना थोड़ा कमतर लग रहा था। क्विन को शक था कि वह सचमुच मरना चाहता था, लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो सका जब तक उसे पता नहीं चला कि हाल के दिनों में इस सारे हंगामे के लिए कौन जिम्मेदार है। सीढ़ियां चढ़ते हुए क्विन ने द्वाइट से पूछा कि इस सब में उसकी क्या भूमिका थी और इस घटना के दौरान उसे क्या करना था। खैर, मुझे खुशी है कि कम से कम तुम इस मौके के लिए ठीक से तैयार तो हो। द्वाइट ने उसका अभिवादन किया। उसकी आवाज़ भले ही खुशी से भरी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। क्विन को इस दिन की तैयारी में कई दिनों की नींद हराम होने के निशान दिखाई दे रहे थे। तुम्हें इस लुक की आदत नहीं डालनी चाहिए, आखिर ये तो उधार के कपड़े हैं। क्विन ने जवाब दिया। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। क्या आप उन सभी स्तंभों को देख रहे हैं जो हमें घेरे हुए हैं? प्रत्येक स्तंभ 13 परिवारों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। उनके नीचे रोमन अंक लिखे हैं। आपको बस अपने स्तंभ के पास खड़े होना है और एक निश्चित समय पर आपको उसे छूना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो ज्वाला प्रज्वलित हो जाएगी, बशर्ते आप अपने परिवार के नेता हों। तुम्हारे पिशाच शूरवीरों को तुम्हारे खंभे के पास ही रहना होगा। उन्हें अपनी सुरक्षा समझो। कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए क्योंकि राजा अपना अंतिम भाषण देंगे। सच कहूं तो उसके बाद बस बाकी सबके साथ चलो। चूंकि तुम 10वें नेता हो, इसलिए तुम्हें बहुत बाद में बुलाया जाएगा और तुम्हें ये देखने का मौका मिलेगा कि बाकी लोगों ने क्या किया है। ये सुनने में तो काफी सरल लग रहा था, लेकिन क्विन आगे जो होने वाला था उससे घबराने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या तुमने सुना, लियो? पॉल ने कहा। कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। पीटर ने बस पॉल को देखा और फिर उनके खंभे की ओर जाने से पहले उसकी खिल्ली उड़ाई। पॉल चिंतित था और चाहता तो असली लियो को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन क्विन ने पीटर को किसी खास वजह से चुना था। खंभे के पास खड़े होकर क्विन देख सकता था कि सारी तैयारियां हो चुकी थीं। सामने एक मंच भी बनाया गया था। दिलचस्प बात यह थी कि जगह जगह निशान बनाए जा रहे थे, ताबूत के नीचे और दूसरी जगहों पर भी। ये निशान क्या हैं? ये वैसे ही दिखते हैं जैसे पिशाच रक्त अनुष्ठान करते हैं, क्विन ने पूछा।
ये निशान पिशाच कीमिया पर आधारित हैं। मुझे लगता है आप कह सकते हैं कि यह जादू के सबसे करीब है, लेकिन सच कहूँ तो आज जो कुछ भी स्थापित है वह किसी न किसी समय 10वें की पारिवारिक क्षमता से ही बना है। उदाहरण के लिए पिशाच के छल्ले जो सूरज की रोशनी को रोकने में मदद करते हैं। शुरू में वे मेरी क्षमता का ही एक रूप थे और फिर बाद में रिवर्स इंजीनियरिंग और उसे तोड़ मरोड़ कर हमने उन्हें इस हद तक फिर से बनाने का तरीका खोज निकाला कि हम उन्हें दूसरों तक पहुंचा सकें। क्विन, पिशाच रहस्यमयी प्राणी होते हैं। हमारा खून और जिस तरह से हम मजबूत होते जाते हैं वह लगभग जादुई है, विंसेंट ने बताया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अंततः सभी अन्य नेता अपने अपने पिशाच शूरवीरों के साथ आने लगे। उनमें से प्रत्येक ने क्विन को पार किया। अपनी स्थिति में आने से पहले ड्वाइट से संक्षिप्त बातचीत की। जिन लोगों ने उसे सबसे ज्यादा खतरनाक निगाहों से देखा वे थे ब्रायस और नया सिथ नेता। ऐसा लग रहा था कि उनके मन में अब भी क्विन के प्रति अपने नेता की हत्या का रोष था। जब सिंडी ऊपर आई तो उसने देखा कि कोई और उसे खतरनाक नजरों से देख रहा था। ये 10वें परिवार का कुख्यात पिशाच शूरवीर है। मैंने सुना है कि वह काफी ताकतवर है, लेकिन वह घिनौना आदमी मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रहा है? मुझे याद नहीं कि मैंने उसे पहले कभी देखा हो। जब सब लोग वहां पहुंच गए तो ड्वाइट ने उनके साथ कार्यक्रम पर चर्चा की, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर किसी को काम का सही क्रम पता हो और क्या करना है। आश्चर्य की बात यह थी कि न तो राजा और न ही उनके साथ आए शाही शूरवीर कुबित अभी तक पहुंचे थे। आखिरकार अलग अलग परिवारों के पिशाच चौक में घुस आए। वे चींटियों की फौज की तरह झुंड में घुस आए और ऐसा लग रहा था मानो हर परिवार का लगभग हर पिशाच राजा को आखिरी श्रद्धांजलि देने आया हो। चूंकि हम कभी बस्ती से बाहर नहीं जाते, इसलिए मुझे नहीं पता था कि वहां इतने सारे पिशाच हैं, वेविल ने आश्चर्य से चारों ओर देखते हुए कहा। शापित परिवार भी आ गया था और उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। ज्यादातर लिंडा और डेनिस उनका नेतृत्व कर रहे थे। सीढ़ियों पर लगा लाल रंग सचमुच बहुत आकर्षक है, लिंडा ने टिप्पणी की। खैर, मुझे लगता है कि यह रक्त विषय से मेल खाता है, डेनिस ने कहा। लोगन और सिल भी वहां मौजूद थे, साथ में नन्हा बोडेन भी, जो उस समय सिल के कंधे पर आराम कर रहा था। पता चला कि कुछ वेशभूषा बदलकर वे बोडेन को एक परिचित व्यक्ति के रूप में पेश करने में कामयाब हो गए थे और उसे देखकर भी ज्यादातर लोग पलकें नहीं झपकाते थे। बेशक उन तीनों ने एक विशेष स्प्रे लगाया हुआ था जो उनकी गंध को छुपा लेगा। हालांकि वे बाहर थे, ऐसा लग रहा था कि ज्यादातर लोग जो शुरू में उन्हें देख रहे थे और उनमें रुचि रखते थे, उनका ध्यान उस खास मंच पर गया जो बनाया गया था। कई पिशाचों के लिए राजा का बदलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था, जिसे वे अपने जीवनकाल में कभी नहीं देख पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं थी। एक नेता हो सकता है, लेकिन एक राजा अलग था। जब ड्वाइट मंच पर आए तो पूरी भीड़ शांत हो गई। हम आज यहाँ एक विशेष अवसर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जिस व्यक्ति को हम सब अपने राजा के रूप में जानते हैं, उसने कई वर्षों तक हम सभी के जीवन की देखभाल की है और उसे बेहतर बनाया है। उसने बार बार लोगों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखा है। इतने वर्षों के बाद उन्होंने अंततः ये निर्णय लिया है कि अब समय आ गया है कि वे आगे बढ़ें और ताज नई पीढ़ी को सौंपें। विश्राम करने से पहले राजा के कुछ अंतिम शब्द हैं जो वे आज यहाँ आए आप सभी से कहना चाहते हैं। ड्वाइट का भाषण समाप्त होते ही राजा के महल के बड़े बड़े दोहरे दरवाजे खुल गए और राजा रक्तलाल कवच पहने हुए बाहर निकले। उनके थोड़ा पीछे उनका शाही पिशाच शूरवीर था और दोनों शालीनता से मंच की ओर बढ़े। वहां प्लेटफॉर्म की तरफ वाली सीढ़ी के समान ही एक सीढ़ी थी और ड्रोन वहां सब कुछ कैद करने के लिए मौजूद थे। सीढ़ियां चढ़ते समय वह बिना किसी सहायता के चढ़ रहा था और यद्यपि उसने मजबूत दिखने की पूरी कोशिश की, क्विन देख सकता था कि उसके पैर थोड़े कांप रहे थे। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तब से वह बिल्कुल अलग दिख रहा है, क्या हुआ? क्विन ने सोचा। कहना मुश्किल है, हालांकि अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो उसने जरूर उस शक्ति का इस्तेमाल किया होगा। रक्त पर पूर्ण नियंत्रण, विंसेंट ने कहा। यह इतनी बड़ी शक्ति है कि यह अपने प्रयोगकर्ता की जीवन शक्ति छीन लेती है। पूर्ण रक्त नियंत्रण, क्विन ने सोचा। उसे यह अच्छी तरह से पता नहीं था कि राजा बनना कितनी विशेष स्थिति है। राजा को देखकर उसके अंदर एक झंझनाहट की आवाज हुई और शीघ्र ही एक आवाज सुनाई दी। क्वेस्ट अनुस्मारक, पिशाच राजा बने। क्विन के सामने जो क्वेस्ट स्क्रीन दिखाई दे रही थी उसे तुरंत हटा दिया गया। क्विन ने पहले ही तय कर लिया था कि वह इस क्वेस्ट को नज़रअंदाज कर देगा। इस सब के बीच पहले से ही स्थापित दो पक्षों के बीच लोकप्रियता की होड़ में भाग लेने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। उन्हें बाहरी व्यक्ति माना जाता था, इसलिए यदि उन्होंने दूसरों के वोट जीतने की कोशिश भी की तो क्या कोई उनके साथ रहने को तैयार होगा? यह मुमकिन ही नहीं है, इसलिए इसके बारे में सोचना बंद करो क्विन। हो सकता है कि अगली सदी में जब सभी मौजूदा नेता बदल दिए जाएंगे तो तुम इस पर विचार कर सको। फिर भी वह इसके बारे में उत्सुकता से खुद को रोक नहीं पाया। राजा बनना इतना बड़ा काम था कि इनाम उसे चौंका देने वाले थे।
इस खोज की याद दिलाते ही उसे और भी ज्यादा एहसास हुआ कि वर्तमान राजा सोने वाला है और एक नया राजा चुना जाएगा। मंच पर खड़े होकर राजा नुमान अपने हाथों से उसे पकड़े हुए अकेले खड़े रहे। कुछ देर तक, जब तक उन्होंने अपना भाषण रोके रखा, राजा ने अपनी एक मजबूत छवि छोड़ने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी प्रजा उन्हें एक कमजोर व्यक्ति के रूप में याद रखे। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं पहली बार राजा बना था। 12वीं सीट से वर्तमान पद पर आना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। उस समय मेरे युवास्व के लिए यह बहुत आश्चर्य की बात थी, फिर भी मेरी पीढ़ी के सभी नेता इस बात पर सहमत थे कि शांतिपूर्ण भविष्य की ओर हमारा नेतृत्व करने के लिए मैं ही सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हूँ। शांति, ये वह चीज़ है जिसकी हम पिशाचों को चाहत रही है, और मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि मेरे शासन में हम इसे सबसे लंबे समय तक बनाए रख पाए। सोते समय मैं बस यही अफसोस छोड़ता हूँ कि ऐसा लगता है कि मेरे अंत में कोई हमारी शांति छीनने की कोशिश कर रहा है। फिर भी, जाने से पहले मैं आप सभी के लिए जो संदेश छोड़ना चाहता हूँ, वह शांति का है। राजा के रूप में, मैंने अपनी जाति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति से सब कुछ किया। मैंने जो भी चुनाव किया, वह हमारे बीच के आंतरिक संघर्ष को रोकने के लिए था। हालांकि हम 13 परिवारों में विभाजित हैं और मैं मूल रूप से 12वें परिवार से था, लेकिन जब से मैं राजा बना हूं, मैंने हमें केवल एक बड़े परिवार के रूप में ही देखा है। और इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस पीढ़ी के नेता किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो मेरी विचारधारा से सहमत हो, जिसे मैं खुशी खुशी अपना उत्तराधिकारी स्वीकार कर सकूं। हम सब भविष्य में भी एक संतुष्ट जीवन जीते रहें। राजा ने अपना भाषण समाप्त किया और जयकारे इतने जोर से गूंज उठे कि ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिल रही हो। ये राजा, यह अफसोस की बात है कि मुझे अपने समय में कभी इसका शासन देखने का मौका नहीं मिला। ऐसा लगता है कि लोग इसे बहुत प्यार करते हैं। विंसेंट ने टिप्पणी की, जानते हो क्विन, तुमने अभी तक नेता होने का बस एक अनुभव ही लिया है, लेकिन जिन परिस्थितियों में तुम हो, उनके कारण तुम्हें ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। फिर भी, तुम्हारे सभी अनुयायी तुम्हारा अनुसरण करना चाहते हैं और तुम्हारे ऋणी हैं। हालांकि, वैम्पायर किंग जैसे व्यक्ति के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग उससे नफरत या घृणा कर सकते हैं, फिर भी उसे उन पर ठंडे दिमाग से शासन करना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को उन लोगों के समान स्तर पर रखना चाहिए जो उसकी गहरी परवाह करते हैं। मुझे पता है कि आप इंसानों के लिए एक खास तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके खिलाफ हमेशा कुछ लोग रहेंगे जो सोचते हैं कि आपके सोचे हुए तरीके से बेहतर कोई और तरीका है। राजा के भाषण समाप्त होने के बाद वे पीछे हट गए, जिससे शाही शूरवीर कुबित को भी अपना अंतिम भाषण देने का मौका मिला। उनका भाषण संक्षिप्त और मधुर था और अंत में उन्हें भी तालियों की गड़गड़ाहट मिली। फिर भी आश्चर्य की बात नहीं कि राजा के भाषण की तुलना में यह भाषण फीका पड़ गया। कुबित आगे बढ़ा और राजा के ताबूत के पास खड़ा हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बात अभी खत्म नहीं हुई है। मंच की ओर लौटते हुए ड्वाइट ने मंच पर एक किताब रख दी। क्विन को तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई साधारण किताब नहीं थी। और ये लगभग वैसी ही दिख रही थी जैसी उसने अपनी क्षमताएं प्राप्त की थीं। किताब के बीच में एक लाल रत्न था, लेकिन वह फीका लग रहा था। मैं अब अपनी पूर्ण रक्त नियंत्रण क्षमता त्याग दूंगा, राजा नुमान ने घोषणा की और दोनों हाथ पुस्तक पर रख दिए। नीचे का खंभा चटक लाल रंग में चमकने लगा और राजा की बाहों की नसें उसके हाथों से उभरी हुई दिखाई देने लगीं। वे इतनी लाल थी मानो किताब उसका अपना खून चूस रही हो, हर बार अजीब ताकत से धड़क रही हो। कुछ पल बाद किताब के ऊपर लगा लाल क्रिस्टल चमकने लगा और राजा ने किताब को पहले से भी कमजोर होते हुए छोड़ दिया। वह कमजोर पैरों से एक कदम पीछे हटा और लड़खड़ा गया। ड्वाइट पूरे समय राजा पर ध्यान दे रहा था, इसलिए उसके साथ कुछ घटित होने से पहले ही वह उसे पकड़ने में सफल रहा। मेरे राजा, आपने बहुत अच्छा काम किया। अब आप शांति से आराम करें, ड्वाइट फुसफुसाया। अभी क्या हुआ? उस किताब का क्या हुआ? क्विन ने पूछा। वह किताब ऐसी है जो सिर्फ अगले वैम्पायर किंग को ही मिलेगी। इसके अंदर अपार शक्तियां छिपी हैं। ये किताब उन क्षमताओं वाली किताबों से अलग है जिन्हें आप जानते हैं और यह आपके सिस्टम के ज़्यादा करीब काम करती है। कोई शब्द नहीं बता सकता कि कोई इस क्षमता को कैसे सीख सकता है और इसके अंदर सिर्फ अपार शक्ति है, विंसेंट ने समझाया। पुस्तक खोलने से व्यक्ति को पूर्ण रक्त नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होगी। ऐसा कहा जाता है कि आपको पूर्व राजाओं की स्मृतियां और इस क्षमता के बारे में उनकी समझ प्राप्त होगी। पूर्ण रक्त नियंत्रण, अगर यह ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पिशाचों का राजा ही सीख सकता है, तो मेरा अंदाज़ा है कि यह काफ़ी मजबूत है, क्विन ने कहा। काफ़ी ताकतवर कहना कम होगा। अगर मेरा इतिहास सही है तो आथ की ताकत अतीत में किसी की भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्हें वांछित प्रभाव पाने के लिए पनिशर की ताकत नेताओं से ज़्यादा चाहिए थी। हालांकि हमेशा ये डर बना रहता था कि कहीं पनिशर पिशाचों के खिलाफ न हो जाए। आखिरकार राजा को जो भी मिलेगा वह दंडक को भी मिलेगा। दोनों को रक्त कवच और उससे भी ज्यादा मिला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आथ की ताकत बढ़ती ही गई।
इसलिए कुछ ऐसा बनाया गया जिससे राजा को भी बराबर शक्ति मिले और वह थी पूर्ण रक्त शक्ति। मुझे लगता है ये भी तुम्हारी पारिवारिक क्षमता का ही नतीजा है। क्या तुमने गौर किया कि आजकल तुम्हारी क्षमता ही बहुत सारी समस्याओं की जड़ बन गई है? क्विन ने थोड़ी झुंझलाहट और निराशा के साथ कहा। उद्धरण। हाँ, लेकिन क्या आप उस लोहार को उस तलवार के लिए दोषी ठहरा सकते हैं जो उसने तब गढ़ी थी जब उसे ऐसा करने के लिए रखा गया था? आपको ये ध्यान रखना होगा कि मेरी क्षमता कैसे काम करती है। ये जितनी ज़्यादा शक्ति देती है उसकी कीमत भी उतनी ही ज़्यादा होती है। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे पूर्वजों ने अतीत में क्या क्या इस्तेमाल किया होगा, या ऐसी किताब बनाने के लिए कितने लोगों की जान कुर्बान की होगी। अगर यह मेरे बस में होता तो वह किताब नष्ट हो जाती। अब हम किताब की सीलिंग प्रक्रिया शुरू करेंगे। ड्वाइट ने ऊंची आवाज में घोषणा की। प्रथम परिवार के नेता ब्राइस कैन कृपया मंच पर आएं। ध्यान से देखने पर क्विन को एहसास हुआ कि जल्द ही इस समारोह में सक्रिय रूप से भाग लेने की उसकी बारी आने वाली है। जब ब्राइस मंच पर गया तो उसने अपनी हथेली पर एक छोटा सा कट लगाया और उसे किताब के ऊपर गिरा दिया। इसके बाद वह अपने स्तंभ पर वापस चला गया और अगले नेता को बुलाया गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर नेता यही कर रहा है। इसका क्या मतलब है? क्विन ने पूछा। हर नेता के खून से किताब को सील किया जाएगा। क्या आपको याद है कि कैसे आप अपने माता पिता की किताब को तब तक नहीं खोल पाए थे जब तक उस पर आपका खून नहीं गिरा था? खैर, ये भी वैसा ही होगा। अगले राजा या रानी के चुने जाने के बाद उसे सभी नेताओं का खून मिलेगा जिसका इस्तेमाल फिर से किताब को खोलने के लिए किया जाएगा। क्विन इसके लिए शुक्रगुजार था। वह हाथ की ताकत का अनुभव पहले ही कर चुका था और अब वह उसके जैसी ताकत वाले किसी और का सामना नहीं करना चाहता था। 10वें परिवार के नेता क्विन टैलेंट कृपया मंच पर आइए। ड्वाइट चिल्लाया। क्विन बहुत ही अकड़कर उसकी ओर बढ़ा। असल वजह यह थी कि उसे डर था कि कुछ होने वाला है। उसे इस पूरे समारोह के बारे में बुरा लग रहा था, फिर भी अब तक सब कुछ बिना किसी रुकावट के चल रहा था। फिर जब वह अंततः मंच पर पहुंचा तो उसने देखा कि नीचे सभी लोग उसे देख रहे थे। वहां खड़े सभी पिशाच उसे घूर रहे थे। आंखों की लहर उस पर पड़ी और एक अजीब सी अनुभूति उसके शरीर में प्रवेश कर गई। क्या राजा बनने का यही अनुभव होता है? क्विन ने सोचा। उसका हाथ कटने से खून की एक बूंद किताब पर गिर गई और वह अपने खंभे पर लौट आया। आखिरी 2 सरदारों को बुलाया गया और इसके साथ ही किताब को सील कर दिया गया। ड्वाइट ने पुस्तक को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। अब समय आ गया है कि हमारे राजा को चिर निद्रा में जाने दिया जाए, ड्वाइट ने घोषणा की। बड़े ताबूत की ओर बढ़ते हुए दरवाज़ा अपने आप खुल गया। किसी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि राजा नुमान अपने कमज़ोर हाथों से खुद ही ताबूत में चढ़ गए। क्विन को ये देखकर अजीब लगा कि एक व्यक्ति पूरी तरह जीवित रहते हुए अपने अंतिम विश्राम स्थल पर चढ़ गया, लेकिन जब वह लेट गया तो ताबूत के नीचे बने लाल निशान सक्रिय हो गए और ढक्कन अपने आप बंद हो गया। राजा आखिरकार बिना किसी रुकावट के सो गए और इसके साथ ही समारोह समाप्त हो गया। ये पूरी तरह सफल रहा, लेकिन ये तथ्य कि समारोह पूरी तरह सफल रहा क्विन को और अधिक चिंतित कर रहा था। ये पूरा मामला बहुत आसानी से निपट गया। क्या इसका मतलब यह है कि जिम्मेदार व्यक्ति को वह मिल गया जो वह चाहता था? ये कहना कठिन था, लेकिन सभी को बर्खास्त कर दिए जाने के बाद परिषद के नेताओं के लिए बैठक करने और पिशाचों का अगला राजा या रानी कौन बनना चाहिए, इस पर अपना पक्ष रखने का समय आ गया था।